हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम यूपी पीसीएस 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और देखिए जो भी 8-10 दिन बचे हैं इसमें जो भी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें देखिए बीसीएस मंत्रा के अंतर्गत जो टेस्ट सीरीज है 16 टेस्ट नंबर 16 हम लोग इसमें कवर करेंगे और इसके अंतर्गत आपको मार्च और अप्रैल 2025 करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। मार्च अप्रैल 2025 के करंट अफेयर, उसके साथ साथ जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। और यह जो प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे स्किप बिल्कुल भी ना करें। ये प्रैक्टिस सेट जैसे आप लोगों ने अब तक मेरे साथ रह करके मिल करके बहुत से प्रैक्टिस सेट जितना भी कराया गया है लगाए हैं, तो अभी जो भी 4-5 दिन के अंतर्गत जो भी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे आप लोग इसकी बिल्कुल भी ना करें, वो जरूर देख लिया करें। वहां से आप लोगों को बहुत से क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलेंगे, तो उसे इसकी बिल्कुल भी ना करें। और देखिए अब तक जो है आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाया है, तो 4-5 दिन की बात है, 4-5 दिन अच्छे से आप लोग लगाएं। बाकी जो रिवीजन कर रहे हैं आपका सिलेबस आपका जो नोट्स वगैरह उसके रिवीजन करते रहें, उसके साथ साथ करंट अफेयर भी देखते रहें। लेकिन जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है आप लोगों को इस 4-5 दिन के अंतर्गत, उससे आप लोग इसकी बिल्कुल मत करिएगा। बाकी आप लोग जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं उसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, रामबाण सिद्ध होने वाला है, ठीक है। और इसमें जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चंस फैक्ट बेस हैं। और जैसा कि यूपी पीसीएस में जो कुछ है मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो गए, और वैश्विक स्तर पे देखिए तो झील या फिर से नदी वगैरह हो गई, ठीक है, जल संधियाँ हो गई, जनजातियाँ हो गई, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है। और इंडियन ज्योग्राफी में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। बाकी किसी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोशिश किया करें कि मेरे आंसर बताने से पहले सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा करी गई थी? विलियम जोन्स, विसेंट आर्थर स्मिथ, मैक्स मूलर या फिर आरसी मजूमदार? इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा, आर्थर स्मिथ, विसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा इसकी रचना की गई थी, ठीक है। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया गया था 1904 में किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा 1904 में इसका प्रकाशन किया गया था। इसमें मुख्य रूप से उस समय भारत की जो कंडीशन थी, भारत की जो राजनीतिक भूदृश्य थे, परिदृश्य थे, उसके बारे में इसमें विस्तार से चर्चा किया गया है, ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, जिसकी रचना आर्थर स्मिथ या विसेंट आर्थर स्मिथ ने किया था, ठीक है। इसे आप जो वी स्मिथ के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ किस नदी के तट पर है? रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पे और सुतका गेंडोर दास्क नदी के तट पे, ठीक। हड़प्पा, रावी, रोपड़, सतलज, लोथल भोगवा और सुतका गेंडोर दास्क नदी के तट पे। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 2 4 1 3। ऑप्शन बी इसका सही है। ऋग्वेद में किस नदी के लिए हिरण्ययानी शब्द का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में किस नदी के लिए हिरण्ययानी शब्द का उल्लेख है? सिंधु, सरस्वती, गंगा या फिर परुषड़ी? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऋग्वेद की अगर हम बात करें, ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी जो थी वो व्यापारिक दृष्टि से व्यापारिक महत्व की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी थी, जिसका व्यापारिक महत्व था, जिससे होकर के जो वैश्विक व्यापार है, जो भारत का अन्य देशों के साथ जो व्यापार है वो होता था। और इसकी महत्व को देखते हुए इस नदी को हिरण्ययानी के नाम से संबोधित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। इस नदी को जो है हिरण्ययानी कहा जाता था, आर्थिक महत्व इसका बहुत ज्यादा था। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? गलत है। मेगास्थनीज या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के समय में। फायान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। और ऋतसिंह आया था स्कंदगुप्त के समय में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, बात बिल्कुल ठीक है। वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था, ये बात भी ठीक है। फायान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, इसके समय में आया था, ये बात भी ठीक है। लेकिन ऋतसिंह की बात करें, ऋतसिंह स्कंदगुप्त के समय में नहीं आया था, ये बात आपका गलत हो जाएगा। ऋतसिंह की बात करें, ऋतसिंह भारत में जो आया था 671-72 ईस्वी में ऋतसिंह भारत आया था, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, 671-72 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। देखिए यह क्रम से लगाने के लिए भी पूछ लेता है, और इसके क्रम की अगर हम बात करें तो आने का जो क्रम है मेगास्थनीज, वेनसांग, फायान, ऋतसिंह, ठीक, ये क्रम से लगाने के लिए पूछ सकते हैं। बाकी किस शासक के समय में आया था ये अगर पूछे तो याद रखिएगा, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो गलत है वो आपका डी हो जाएगा। सुदर्शन झील के बारे में जो हमें अभिलेखीय जानकारी प्राप्त होती है वो किस अभिलेख से प्राप्त होती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है गिरनार अभिलेख से। गिरनार अभिलेख से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। गिरनार अभिलेख की अगर हम बात करें, गिरनार अभिलेख जो रुद्रदमन का अभिलेख है, रुद्रदमन का अभिलेख है, और इसके बारे में जो है, इसके बारे में सुदर्शन झील के बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है।
सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करा था? खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया गया था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया गया था पांड्य शासकों ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों ने करवाया था। और एलोरा की जो गुफाएं हैं इसका निर्माण कराया गया था राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। इसका जो सही आंसर है आपका 1 3 2 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खजुराहो का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों ने करवाया था। महाबलीपुरम, और यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है आपका सोर टेम्पल, ठीक है, सोर मंदिर, इसका निर्माण जो है करवाया था किसने? महाबलीपुरम का निर्माण पल्लव शासकों ने करवाया था। और मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया गया था पांड्य शासकों द्वारा। एलोरा की गुफाएं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद गजनवी के द्वारा बार बार पराजित होने पर भारत के किस राजा को इतनी ग्लानि हुई कि उसने आत्महत्या कर ली थी? एक नदी में डूब करके इसने अपने आत्महत्या कर ली थी। क्यों? क्योंकि महमूद गजनवी जो था या मोहम्मद गजनवी जो था इसे बार बार पराजित हुए थे, जिस कारण इन्होंने आत्मग्लानि की वजह से आत्महत्या कर ली। और यह कौन शासक थे? यह शासक थे आपके जयपाल। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और जयपाल की अगर हम बात करें तो यह पंजाब के हिंदुशाही वंश के शासक थे जो महमूद गजनवी से पराजित होने के बाद बार बार आत्महत्या कर लिए थे इन्होंने। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी महमूद गजनवी की बात करें, महमूद गजनवी जिसे बुत सिकन या फिर मूर्ति भंजक कहा जाता है, और ऐसा क्यों कहा जाता है? यह जो भारत में आक्रमण करता था तो धन तो लूट के लेकर के जाता ही था, ज्यादातर खास करके यह टारगेट करता था मंदिरों को, और मंदिरों को बिल्कुल मूल रूप से नष्ट ही कर डालता था, ठीक है, धन लूट करके मंदिरों को नष्ट कर देता था, ठीक है। और उसके साथ साथ जो मंदिर के पत्थर होते थे वह जो अन्य जैसे बूचड़ खाने वगैरह होते थे वहां पे दे देता था कि उस पर मीट वगैरह काटने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसी वजह से इसे बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित अधिकारियों में से वह कौन सा विभाग था जो शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंधन करता था? वो कौन था? यह जो अधिकारी था यह आपका वकील ए दर था। यह अधिकारी वकील ए दर था। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, वकील ए दर सही आंसर सी है। वह एक उत्तम सुलेखक एवं कवि था। उसने खगोलिकी के अध्ययन को बढ़ावा दिया। दौलताबाद के पास एक वेधशाला का निर्माण करवाया। उसने अपने प्रशासन में बड़ी संख्या में हिंदुओं को सम्मिलित किया। उसने बहमनी सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध और महानतम व्यक्तित्व माना जाता है। यह कथन किसके बारे में है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह, देखिए बहुत लोगों को लग रहा होगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसके द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है। और यह भी बहमनी साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक था, लेकिन अपने साम्राज्य में बहुत सी सुविधाएं और अन्य जो हिंदू राजवाड़े थे और उसके साथ साथ साहित्य और कला की वजह से जो महान शासक कहा जाता है वो ताजुद्दीन फिरोज शाह को कहा जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने करी थी और इस हिसाब से इसको महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। और उसने साम्राज्य में जो सर्वोच्चता पर पहुंचाया था वो ताजुद्दीन फिरोज शाह था, जिस कारण इसे इसका महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। और इसके शासनकाल की अगर हम बात करें 1397 से लेकर के 1422 ईस्वी तक इसके द्वारा शासन किया गया था। महबूब ए इलाही किस सूफी संत को कहा जाता है? महबूब ए इलाही यह कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया या शेख निजामुद्दीन औलिया को महमूद ए इलाही कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? यह जो है दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखे थे। दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन इनके द्वारा देखा गया था, लेकिन किसी भी सुल्तान से संबंधित नहीं थे, मतलब सुल्तानों से ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखते थे। याद रखिएगा, सही आंसर से हो जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह दारन, किसे जो है कुलाह या फिर दारन कहा जाता था? यह कौन थे? देखिए, यह अगर बात करें कुलाह या दारन कहा जाता था सैयद को। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें जो मुस्लिम धर्म में सैयद होते थे या फिर जो पीर होते थे इनको मुख्य रूप से कहा जाता था, क्या कहा जाता था? आपका जो हो गया कुलाह का है, हो गया दारन हो गया, यह कहा जाता था, ठीक है। और यह राज्य द्वारा धार्मिक और न्यायिक अधिकारियों के रूप में नियुक्त किए जाते थे, ठीक है। पीर हो गए, सैयद होते हैं, उनकी बात की जा रही है, ठीक है। तो सही आंसर इसका ए है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुमायूं के जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी मिलती है? किसमें जो है इसका उल्लेख किया गया है? इसकी जानकारी हमें तज़किरात उल वाक़ियात से मिलती है। तज़किरात उल वाक़ियात से इसकी जानकारी मिलती है, जिसकी रचना जो जौहर आफ्तावची के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तज़किरात उल वाक़ियात में हुमायूं के जीवन काल के बारे में जानकारी मिलती है और इसकी रचना जौहर आफ्तावची ने करी है। जौहर आफ्तावची के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तुजुके बाबरी या बाबर की रचना है। तुजुके बाबरी
बाबर की रचना है जिसमें बाबर की आत्मकथा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, बाकी नफाइल जो आपका नफाइस उल मासिर है, नफाइस उल मासिर यह मीर अलाउद्दीन कजाविनी की रचना है और इसमें अकबर के बारे में जो प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है वो जो जानकारी मिलती है वो इसी पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी वाक्यात ए मुस्ताकी की बात करें, वाक्यात ए मुस्ताकी की रचना रुजिकुल्लाह मुस्ताकी के द्वारा करी गई थी और इसमें लोदी के बारे में, लोदी के जो शासनकाल है उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। बाकी अपनी जो हुमायूं के बारे में जानकारी मिलती है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, तज़किरात उल वाक़ियात से मिलती है। बाबर ने सर्वप्रथम किस युद्ध में बारूद अर्थात तोपखाने का प्रयोग किया था? इसके द्वारा सबसे पहले बाजौर, बाजौर में जो युद्ध किया था इसने, और बाजौर का ही किला था भेरा, बाजौर का ही किला था भेरा, भेरा भेरा किले को जीतने के लिए इसने बारूद का इस्तेमाल किया था, तोपखाने का इस्तेमाल किया था। ठीक है, और भारत में सबसे पहले तोपखाने का जो इस्तेमाल है, बारूद का इस्तेमाल है युद्ध में, यह बाबर ने इसी युद्ध में करा था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। और यह युद्ध लड़ा कब गया था ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा 1519 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। बीजापुर के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे उसकी प्रजा जगत गुरु अबला बाबा के नाम से संबोधित करती थी? किसको संबोधित करती थी? देखिए, जगत गुरु अबला बाबा जो कहते थे लोग, यह इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को कहते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए इसमें इब्राहिम आदिल शाह भी है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है। इब्राहिम आदिल शाह को जो जगत गुरु और अबला बाबा है वो कहा जाता था। ठीक है, तो डी हो जाएगा। घोड़े की नाल के आकार का मेहराब सर्वप्रथम किसने बनवाया था? इस जो देखने को मिलेगा आपको अलाई दरवाजा में देखने को मिलेगा, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और इसमें घोड़े के आकार का मेहराब सर्वप्रथम देखने को मिलेगा। और इसकी रचना या फिर इसका जो निर्माण है कब कराया गया था, क्वेश्चन बन जाए तो याद रखिएगा 1311 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन है सही। 1781 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना किसने करवाया था? कलकत्ता मदरसे की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने करवाया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना कराया था, जो मुख्य रूप से फारसी और अरबी भाषाओं का जो अध्ययन है वो करने के उद्देश्य से इसका स्थापना कराया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदू पैट्रियाट की रचना, हिंदू पैट्रियाट की रचना हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किया था। प्रताप की रचना गणेश शंकर विद्यार्थी ने। हमदर्द की रचना मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? कूट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है, और ये आपका बी हो जाएगा, अर्थात तीसरा गलत है। हमदर्द की रचना की अगर हम बात करें, हमदर्द हो गया और उसके साथ साथ आपका जो कॉमरेड है, हमदर्द हो गया और कॉमरेड, इसका जो रचना है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, जिन्ना ने करा था हमदर्द और कॉमरेड का। बाकी मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करें तो इनके द्वारा अल हिलाल अल बिलाल की रचना करी गई थी। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल अल बिलाल की रचना की थी। कॉमरेड हमदर्द की रचना जो मोहम्मद अली जिन्ना है इसके द्वारा करा गया था। और हिंदू पैट्रियाट की रचना हरिश्चंद्र मुखर्जी ने की थी। प्रताप की रचना गणेश शंकर विद्यार्थी ने की थी। इसमें गलत पूछा है तो वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गलत विकल्प का चयन करना है। बारदोली सत्याग्रह सूरत के बारदोली तालुके में किसानों के द्वारा चलाया गया था। बात बिल्कुल ठीक है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इस आंदोलन के समर्थन में बंबई विधानसभा परिषद के भारतीय नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया था। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। और इस समय जो भारत का वायसराय था इरविन था। बताइए कौन सा विकल्प इसमें से गलत होगा, बी या डी? कौन सा गलत है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो नेतृत्व है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा करा गया था, न कि महात्मा गांधी द्वारा। और इस समय भारत का वायसराय इरविन था। ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसी युद्ध में, इसी जो मतलब कह सकते हैं कि जो बारदोली सत्याग्रह है, इसका नेतृत्व जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किए जाने के बाद इसके सफल नेतृत्वकर्ता के रूप में जब इसमें इनको जीत हुई थी, जीत मिली थी, उसके बाद यहाँ की जो महिलाएं हैं इन्होंने सरदार की उपाधि दी थी। इनको याद रखिएगा, सरदार की उपाधि दी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। बी गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। और बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था? 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर है गलत पूछा है, बी हो जाएगा। यह कथन किसका है कि भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का मतलब एक ही है? इन दोनों का अर्थ एक ही है। यह किसने कहा था? यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कि भगत सिंह और इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का मतलब एक ही होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी इसी संदर्भ में अगर हम बात करें महात्मा गांधी ने क्या कहा था, इसी संदर्भ में अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में इतना रोमांच नहीं जुड़ा होगा जितना कि भगत सिंह के जीवन में है। ठीक है, ये कहा था किसने? महात्मा गांधी ने कहा था।
ठीक है। बाकी भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का मतलब एक ही है, इसका अर्थ एक ही है, यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ही हो जाएगा। भारत के स्वतंत्र, और आज 2 अक्टूबर है, ठीक है, तो महात्मा गांधी और आपके जो लाल बहादुर शास्त्री हैं इनकी पुण्यतिथि भी है, तो याद रखिएगा, इसका ये हो जाएगा। ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जो घटना, इस पर विचार करना है। बात करेगा चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड जो है यह 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 1922 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट का आगमन हुआ था 17 मार्च को। 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट का आगमन हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा, 3, 2, 4, 1, ऑप्शन बी। अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद ने करी थी, बात बिल्कुल ठीक है। इस आंदोलन का उद्देश्य था मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में नियमों को उदार बनाना, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और इस आंदोलन, इसे जो है अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है, क्या ये बात सही है। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा, इसका जो सही आंसर है आपका ए हो जाएगा। पहला दूसरा सही, लेकिन तीसरा गलत है। देखिए, अहमदिया आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन, इन दोनों में विरोधाभास देखने को मिलेगा। दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, मतलब दोनों जो है एक दूसरे के विरोधी थे। और अलीगढ़ आंदोलन अलग है, अहमदिया आंदोलन अलग है। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। गौ रक्षा आंदोलन किस संस्था से जुड़ा हुआ है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन या फिर आर्य समाज। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, आर्य समाज, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। 1875 में इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने मुंबई में किया था। और इन्हीं आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया गया था, जो हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में हिंदू कन्वर्ट हो गए थे, उनको पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इन्होंने गौ रक्षा जो आंदोलन है वो भी चलाया था। ठीक है, गौ रक्षा आंदोलन चलाया और गायों की रक्षा करने के लिए गौ रक्षा सभा की स्थापना करी थी। ठीक है, वेदों की और लौटों का नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो ये सभी जो है आपके जो ये आंदोलन है ब्रह्म समाज आर्य समाज, इससे जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में कौन सा एक विकल्प गलत है। पहली बार अंग्रेजों की भारत पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट हो गई थी, बात बिल्कुल ठीक है। ईसाई मुसलमानों को धर्म प्रचार करने की छूट दी गई थी, ये बात भी ठीक है। शिक्षा सुधार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात करी गई थी, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया था, ये आपका गलत हो जाएगा। मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया था, लेकिन यह 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से नहीं किया गया था, यह 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से किया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गलत है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी ने करा था। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वह सरोजिनी नायडू नहीं थी। अगर इसमें ये क्वेश्चन पूछता कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तब यहाँ पे सरोजिनी नायडू हो जाता, जिसकी द्वारा 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। बाकी जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी वो कौन थी, वो थी आपकी एनी बेसेंट थी, जिसके द्वारा 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करा गया था। ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी दोनों विकल्प सही है। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, कब हुआ था, 1924 में हुआ था। ठीक, और कांग्रेस के सबसे युवा कम उम्र के जो ये क्या कहते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। दोस्तों, मूर्ति विसर्जन हो रहा है तो इसलिए जो है आपको थोड़ा साउंड सुनाई देगा, उसके लिए देखिए थोड़ा ये रहे। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के राजनीतिक सलाहकार वीएन राव। संविधान सभा के राजनीतिक सलाहकार वीएन राव थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कौन सा विकल्प इसमें से सही है आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर आपका टी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही। देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे बने कि संविधान सभा के चाहे वो राजनीतिक सलाहकार पूछे या फिर संवैधानिक सलाहकार पूछे, ये दोनों कौन थे, वीएन राव थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, बात भी बिल्कुल ठीक है। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, ये बात भी आपका सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी
प्रारूप समिति की जो अध्यक्षता है भीमराव अम्बेडकर द्वारा करी गई थी और इसके जो 6 अन्य सदस्य थे वो कौन कौन थे? ये थे आपके KA अय्यर थे, कन्हैयालाल मुंशीलाल या KM मुंशी जिसे कहा जाता है ये थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, AM माधव और DP खेतान, यह जो है अन्य 6 सदस्य थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीली नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और श्वेत नील नदी का उद्गम होता है ताना झील से। करीबा बांध का निर्माण नाइजर नदी पर किया गया है। कैजी बांध का निर्माण जाम्बेजी नदी पर किया गया है। सेनेगल नदी तंजानिया और मोजाम्बिक की प्राकृतिक सीमा बनाती है। सेनेगल नदी तंजानिया और मोजाम्बिक की प्राकृतिक सीमा बनाती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तीनों विकल्प इसमें से गलत है, तीनों विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि जो नीली नील नदी है इसका उद्गम जो होता है देखिए, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, मूर्ति विसर्जन हो रहा है तो साउंड वगैरह लोग चला रहे हैं, उस वजह से थोड़ी। देखिए, नीली नील नदी का उद्गम जो है विक्टोरिया झील से नहीं होता है, ठीक है। नीली नील नदी की अगर हम बात करें, इसका उद्गम जो है वो ताना झील से होता है। नीली नील नदी का उद्गम ताना झील से होता है, ठीक है, ताना झील से होता है। और जो श्वेत नील नदी है, इसका उद्गम जो है विक्टोरिया झील से होता है, इसका उद्गम विक्टोरिया झील से है। करीबा बांध का निर्माण किया गया है किस पे? करीबा बांध का निर्माण नाइजर नदी पर किया गया है। करीबा बांध नाइजर नदी पर। और कैजी बांध जाम्बेजी नदी, आपका गलत है। करीबा बांध का निर्माण किया गया जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध का निर्माण जाम्बेजी नदी पर किया गया है। और नाइजर नदी की बात करें तो इस पर कैजी बांध का निर्माण किया गया है। नाइजर नदी पर कैजी बांध का निर्माण किया गया, ये बात आपका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद है आपका सेनेगल नदी तंजानिया और मोजाम्बिक की प्राकृतिक सीमा बनाती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सेनेगल की अगर हम बात करें, सेनेगल नदी जो है यह सेनेगल और मारितानिया के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। किसके बीच? सेनेगल नदी सेनेगल और मारितानिया के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीनों विकल्प गलत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में उनके उद्गम क्षेत्र के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? मैकेंजी नदी का उद्गम ग्रेट स्लेव झील से होता है। नेल्सन नदी का उद्गम विनिपेग झील से। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है सुपीरियर झील से। और रियो ग्रांडे नदी का उद्गम सान जुआन पर्वत से होता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है और वो आपका सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम सुपीरियर झील से होता है, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए, सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम जो है ओंटेरियो झील से होता है। और ये अपना जल जो है सेंट लॉरेंस की खाड़ी अर्थात अंटार्ट जो अटलांटिक महासागर है उसमें अपना जल गिराती है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित झीलों का उत्तर से दक्षिण दिशा में जो क्रम है आपको लगाना है। जो झीलों का उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम है ये आपको लगाना है। इसमें देखिए कौन सा जो क्रम है आपका सही होगा। इसमें आपका आ जाएगा ग्रेट बियर ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर ग्रेट स्लेव, अथावास्का विनिपेग, ये आपका सही है, ठीक है। बाकी जो इनका क्रम है इनसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो नदियां हैं ग्रेट बियर ग्रेट स्लेव, अथावास्का रेनडियर, विनिपेग, सुपीरियर, ओंटेरियो, ये नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है। ये नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित ज्वालामुखी और उनकी अवस्थिति के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? असामी ज्वालामुखी इटली में, माउंट इरेबस है अंटार्कटिका में, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है और पेरिकन ज्वालामुखी है मैक्सिको में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा, असामी ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो कहाँ पे है? असामी ज्वालामुखी हो गया, इरेबस हो गया, कोटोपैक्सी, पेरिकन, ये सभी जो है सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा, ठीक है, कि असामी, इरेबस, कोटोपैक्सी ये सभी और पेरिकन ये सभी ज्वालामुखियां जो है सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आती है, ठीक है, सभी सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आती हैं। जिसमें आसामी ज्वालामुखी इटली में नहीं बल्कि जापान में है, ठीक है, जापान में। बाकी आपके विकल्प सही हो जाएंगे, बाकी विकल्प नहीं। बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखियां देख लीजिए जो हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में थी, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखिए क्ल्यूचेवस्काया यह ज्वालामुखी कहाँ पे? रूस में है। इसमें बहुत समय पहले बहुत लंबे अंतराल के बाद विस्फोट हुआ है, जिस कारण यह ज्वालामुखी चर्चा में था, ठीक है। क्ल्यूचेवस्काया रूस में है। माउना लोआ आपके हवाई द्वीप पर है। माउंट इरेबस कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। एटना इटली के सिसली द्वीप पर स्थित है। विल्लाटिका ज्वालामुखी जो है यह चिली में स्थित है। रूहापेई ज्वालामुखी कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में है। पारिकन ज्वालामुखी मैक्सिको में है। असामी ज्वालामुखी है जापान में। विशुवियस ये भी इटली में है, नेपल्स की खाड़ी में स्थित है। और जो स्ट्रोम्बोली है यह इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका ए हो जाएगा। गलत पूछा है, गलत आपका ए है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं? हुंडरू जलप्रपात महानदी
दूध सागर जलप्रपात मांडवी, डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर, गोकाक घाट प्रभा नदी पर। इसमें जो सही आंसर आपका ए हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात का निर्माण जो किया गया स्वर्ण रेखा नदी पर किया गया। हुंडरू जलप्रपात जो है यह स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी विकल्प आपके सही है, बाकी विकल्प सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सफेद सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर और एजियन सागर, इनको जो है दक्षिण से उत्तर क्रम में लगाना है, दक्षिण से उत्तर क्रम में लगाना है। तो देखिए इसमें सबसे दक्षिण में कौन है, सबसे दक्षिण में आपका एजियन सागर है, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे हम तो कौन सा सागर मिलेगा, काला सागर मिलेगा, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। इसके ऊपर जाएंगे तो कौन सागर मिलेगा, इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमको मिलेगा आपका ये बाल्टिक सी, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और उसके ऊपर आ जाएगा आपका सफेद सागर चौथे नंबर पे। ठीक है, सफेद सागर कहाँ पे, रूस में स्थित है। बाल्टिक सागर उसके बाद, ठीक है, उत्तर से दक्षिण सबसे उत्तर में कौन सा है, सफेद सागर है, उसके नीचे है बाल्टिक सागर, उसके नीचे काला, उसके बाद एजियन सागर है। तो इसका पूछा क्रम क्या है, दक्षिण से उत्तर पूछा है, तो इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन बी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नर्मदा की सहायक नदियां हैं, नर्मदा की सहायक नदी कौन है, शेर, दूध, शक्कर, तवा और बारना या बरना, कौन इसमें से नर्मदा की सहायक नदी है। इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, ये सभी नर्मदा की सहायक नदियां हैं, तो ऑप्शन डी सही है। यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता, कौन सा जलवायु यहाँ पे देखने को मिलता। देखिए अगर भारत के बीचों बीच से जैसे कर्क रेखा गुजर रहा है, अगर भारत के बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजरता तो भारत में अधिकतम तापमान देखने को मिलता और बहुत अधिक वर्षा देखने को मिलता। ठीक, ऐसा क्यों होता, क्योंकि देखिए विषुवत रेखा पे होता तो यहाँ पे जो है संवहनी हवाएं चलती तो इससे वर्षा होता है, और यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती। ठीक है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती तो इससे तापमान अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तापमान अधिकतम होता है और अधिकतम वर्षा होती है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। कौन सा विकल्प इसमें से सुमिलित नहीं है, टाइफून चाइना में आता है, टोर्नेडो अमेरिका वाले क्षेत्र में, विली विली वेस्ट इंडीज, हरिकेन कैरिबियन सागर, कौन सा विकल्प गलत है, ये आपका सी हो जाएगा। विली विली मुख्य रूप से जो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया वाला जो पश्चिम दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है वहां पे देखने को मिलता है, तो सी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित वायुओं में से जो एल्बिडो है, एल्बिडो के क्रम में आपको लगाना है, एल्बिडो के बढ़ते क्रम में लगाना है। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, एल्बिडो के बढ़ते क्रम में लगाना है। सबसे कम एल्बिडो किसका होता है, उससे अधिक किसका है, उससे अधिक किसका है, इस क्रम में लगाना है। ठीक है, तो सबसे कम एल्बिडो किस क्षेत्र का होगा, देखिए सबसे कम एल्बिडो होगा आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का, तो ये आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद जो इससे अधिक एल्बिडो है वो किसका होता है, ये आपका सवाना का इससे अधिक एल्बिडो होता है, और इससे अधिक एल्बिडो होता है मरुस्थलीय क्षेत्र का, इससे अधिक एल्बिडो होता है टुंड्रा क्षेत्र का। तो किसमें दिया है आपका 3 2 4 1, किसमें है 3 2 4 1, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। दर्रा और उससे संबंधित कुछ राज्य दिए गए, आपको बताना है कौन सा विकल्प सुन लीजिए। थाल घाट है महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। पाल घाट तमिलनाडु में है, बताइएगा। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में और नीति उत्तराखंड में है। तो देखिए जो पालघाट दर्रा है वो आपके तमिलनाडु में नहीं है, पालघाट दर्रा कहाँ पे, पालघाट दर्रा है केरल में। ठीक है, बाकी थाल घाट, भोर घाट ये दोनों महाराष्ट्र में है, दिफू अरुणाचल प्रदेश में और नीति हो गया, माना हो गया, ये सभी उत्तराखंड में है। ठीक है, इसमें जो गलत है वो आपका डी हो जाएगा, यही गलत। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट स्थित है, ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन भौगोलिक रूप से स्थित है। सुमात्रा और ग्रेट निकोबार की बीच की जो दूरी हो कितनी है, देखिए सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच की जो दूरी है यह 1198 किलोमीटर है, मतलब इसे आप 1200 किलोमीटर मान सकते हैं। ठीक है, और ग्रेट निकोबार और बोर्नियो के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी है 2401 किलोमीटर, 2401। अंडमान निकोबार और जावा के बीच की दूरी है 2490 किलोमीटर, और आपका ग्रेट निकोबार और श्रीलंका के बीच की दूरी ये आपका 1436 किलोमीटर है। तो सबसे कम दूरी पूछा है तो किसकी है, 1498 अर्थात सुमात्रा, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए। पुनपुन किसकी सहायक नदी है, पुनपुन जो है या किसकी सहायक नदी है, पुनपुन सहायक नदी है गंगा की, ऑप्शन बी हो जाएगा। पुनपुन गंगा की सहायक नदी है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है, श्रीशैलम जिसे नागार्जुन सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, आपके कृष्णा नदी पर है। राणा सागर बांध का निर्माण किया गया नर्मदा नदी पर। ईशापुर बांध का निर्माण पेनगंगा नदी पर। हिडकल जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो आपका बी हो जाएगा। राणा सागर बांध का निर्माण नर्मदा नदी पर नहीं है। राणा सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, इसका निर्माण किया गया चंबल नदी पर। चंबल नदी पर किया गया, कहाँ पे, राजस्थान में, चंबल नदी पर राजस्थान में किया गया। और इस पर 2 और बांध का निर्माण किया गया। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में दोनों बांध कौन से हैं। ठीक है, दोनों बांध, अच्छा मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग ये बताइएगा कि किस राज्य में। ठीक है, एक है आपका राणा सागर बांध, दूसरा है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, और तीसरा गांधी सागर बांध। ठीक है,
आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि देखिए, एक तो मैंने बता दिया कि राणा सागर बांध जो है आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तीनों बांध चंबल नदी पर ही है, जिसमें से राणा सागर राजस्थान में है, बाकी जवाहर सागर और गांधी सागर, ये दोनों बांध किस राज्य में है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और जरूर बताएंगे। ठीक है, इसका सही आंसर पी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं, आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सुमिलित नहीं है। थारू जनजाति पाई जाती है उत्तराखंड में, टोडा जनजाति हरियाणा में पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। खासी जनजाति मेघालय में, मोपला जनजाति केरल में। मोपला जनजाति केरल में, देखिए मोपला विद्रोह अगर आप हिस्ट्री से रिलेट करें तो इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो 1921 में हुआ था ना मोपला विद्रोह केरल में। हाँ तो बिल्कुल ये तो सही हो जाएगा। फिर खासी जनजाति गारो खासी जयंतिया कहाँ पे, तीनों पहाड़ियां मेघालय में है, तो खासी जनजाति कहाँ पाई जाएगी, मेघालय में पाई जाएगी, तो ये बात भी ठीक हो जाएगा। थारू जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही पार्ट रहा है। ठीक है, तो वहां पर भी तो पाई जाएंगी, कुछ ऐसा तो है नहीं कि वो जनजातियों का कोई सीमित दायरा है। अगर यहाँ पे पाई जाए तो बहुत अधिक मात्रा में नहीं, लेकिन कुछ तो उनकी जनसंख्या उत्तराखंड में भी पाई जाएगी, तो ये बात भी आपका ठीक हो जाएगा। टोडा जो जनजाति है आपकी हरियाणा में नहीं पाई जाती है, ये मुख्य रूप से नीलगिरी पहाड़ी जो है, नीलगिरी पहाड़ी वाले क्षेत्र में पाई जाती है टोडा जनजाति। ठीक, और इसमें अगर विशेष रूप से राज्य पूछ ले कि किस राज्य में पाई जाती है टोडा जनजाति, तो आपका तमिलनाडु है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। इसमें पूछा क्या कि कौन सा विकल्प गलत है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यही गलत है। सीनेवार जो है या किसका अयस्क है, सीनेवार किसका अयस्क है, सीनेवार अयस्क है पारे का, ऑप्शन बी हो जाएगा, सीनेवार पारे का अयस्क है। भारत के लिए किस राज्य में क्रोमाइड का सबसे अधिक उत्पादन होता है, भारत के किस राज्य में क्रोमाइड का सबसे अधिक उत्पादन होता है। देखिए भारत में क्रोमाइड का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो आपके उड़ीसा में होता है, और लगभग क्रोमाइड के उत्पादन में उड़ीसा का एकाधिकार है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। कावेरी, अन्नपूर्णा और रत्ना यह किसकी प्रजाति है, कावेरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया और रत्ना, यह किस फसल की किस्में है, प्रजातियां हैं, गेहूं धान मक्का मूंगफली, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ये सभी जो है धान की किस्में हैं अर्थात धान की प्रजातियां हैं। ठीक, देखिए मुंबई और थाड़े या निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है, मुंबई थाड़े जो है किस द्वीप पर है, पीरम, सालसेत, पायनियर या फिर एलिफेंटा, इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। ये सभी जो है सालसेत द्वीप पर स्थित है। ठीक है, मुंबई थाड़े या सालसेत द्वीप पर है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। लैटराइट मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल होती है या किस फसल के लिए यह सबसे अधिक उपयुक्त मृदा है, गेहूं, कपास, चावल या फिर बागानी फसल, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सॉरी बी कह रहे हैं, डी हो जाएगा। ठीक है, बागानी फसल के लिए, बागानी फसल हो गया चाय, कहवा, कॉफी, ये सही, इन सभी का उत्पादन के लिए मुख्य रूप से लैटराइट मृदा उपयोगी होता है। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल को स्पर्श करती है, भारत के कितने राज्य की सीमा नेपाल के साथ लगती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइए कौन सा विकल्प सही है, इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, 5 राज्यों के साथ स्पर्श करती है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ जो सीमाएं लगती हैं, ठीक है, उसमें आपका जैसे बांग्लादेश हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, और देखिए यह बाउंड्री जो साझा करती है ना वो अधिकतम से न्यूनतम क्रम भी है। ठीक है, बांग्लादेश, चाइना हो गया, फिर आपका है पाकिस्तान हो गया, उसके बाद आपका नेपाल हो गया, ठीक है, इन सभी के साथ ये जो चारों देश हैं इनके साथ भारत की 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक, उसके बाद आपका म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, इनके साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, इनके साथ भारत की 4 राज्यों की सीमा लगती है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका एक और राज्य है अफगानिस्तान, इसके साथ 1 की सीमा लगती है। ठीक, और सबसे कम सीमा इसी के साथ लगती है, कितनी लगती है, इसके साथ 106 किलोमीटर की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, 106 किलोमीटर की, और ये सभी क्रम से हैं तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बाकी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, म्यांमार, भूटान के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है, अफगानिस्तान के साथ 1 राज्य की सीमा लगती है। तो इसमें क्या पूछा है, नेपाल के साथ पूछा है, वो आपका सी हो जाएगा। और नेपाल के साथ जो सीमाएं लगती हैं जी, अगर पश्चिम से पूर्व क्रम पूछे या पूर्व से पश्चिम पूछे तो ये भी याद रखिएगा। पश्चिम से पूर्व की अगर हम बात करें तो इसमें आपका उत्तराखंड आ जाएगा, यूके, फिर आ जाएगा यूपी, फिर आ जाएगा बिहार, फिर आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, उसके बाद आ जाएगा आपका सिक्किम। ठीक है, इनके साथ जो है सीमाएं लगती हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके साथ सीमाएं लगती हैं। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, सही आंसर इसका सी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस जलमग्न पर्वत का भाग है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका अराकान योमा, जो म्यांमार की पर्वत है अराकान योमा, यह वैसे तो पहाड़ी के रूप में है, और यह बंगाल की खाड़ी जो है वहां पे जलमग्न में, मतलब नदी के नीचे, या कह सकते हैं कि पानी के नीचे चला जाता है,
और आगे जाकर के यही जो है बाहर निकल आता है, ठीक है, पानी के बाहर। और यही जो है आपका क्या है, यही आपका अंडमान निकोबार के रूप में, ठीक है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह है अराकान योमा का विस्तार है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान को विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक स्थान कहा जाता है? और देखिए भारत का ही नहीं है, विश्व का है, तो इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। और हाल ही में देखिए, अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि एक हल्दी को जीआई टैग दिया गया था, अगर वो आपको याद होगा तो उससे आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। बताइए वो क्या है? अगर ये क्वेश्चन ना पता हो तो भी जीआई टैग अगर आपको मतलब प्राप्त होगा तो उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपका क्या है, इरोड हल्दी को आपको पता होगा कि इरोड हल्दी को जीआई टैग दिया गया था। और इरोड जो है यह विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक स्थान है, ठीक है, इरोड। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डी इसका सही है। और ये भी पूछ सकता है कि इरोड है कहाँ पे? इरोड जो है आपके तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेगा। इरोड जो स्थान है यह तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेगा। और इसके आसपास की जो क्षेत्र हैं वो भी मुख्य रूप से वहाँ पर भी हल्दी का उत्पादन किया जाता है। और वो जो क्षेत्र हैं कौन कौन से, जैसे कुडमुड़ी हो गया, शिवागिरी हो गया, हवानी और गोबी चेट्टीपल्लायम हो गया, अंथियूर, चेनमट्टी, ठीक है, और थालावाड़ी, यहाँ पे मुख्य रूप से हल्दी का उत्पादन किया जाता है, जिसमें इरोड सबसे इंपॉर्टेंट है। और इरोड हल्दी को जीआई टैग भी दिया गया था, इसलिए यह और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सही आंसर डी है। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों के बीच में है? तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या होता है? देखिए बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है कि इसका उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाएगा, ठीक है, पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी किया जाएगा, उसके साथ साथ विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाएगा, ठीक है, विद्युत उत्पादन के लिए। तो सही आंसर ए हो जाएगा। भारत में टीन उत्पादन का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर टीन का उत्पादन होता है? और वो राज्य कौन सा है? वो राज्य आपका कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। इसमें सूची फर्स्ट को आपको सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। देखिए थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर की ऊंचाई कहां से कहां तक होती है? थर्मोस्फीयर की ऊंचाई 80 से लेकर के 700 किलोमीटर के बीच में होती है। मेसोस्फीयर की बात करें, मेसोस्फीयर की जो ऊंचाई है या 50 से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच में जो विस्तार पाया जाता है मेसोस्फीयर का पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर का जो विस्तार पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर का विस्तार 12 से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। और ट्रोपोस्फीयर जो आपका क्षोभमंडल है यह 0 से 12 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि जो ट्रोपोस्फीयर, जो आपका ट्रोपोस्फीयर है यह है ध्रुवों पर अधिक है, इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर अधिक होती है या कि भूमध्य रेखा पर अधिक होती है, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके पीछे जो एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन बनेंगे आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। और जो लोग सही आंसर बताएंगे उनके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, जिससे कि और लोग भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो बताइएगा कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है आपकी या फिर जो ट्रोपोस्फीयर या फिर क्षोभ मंडल है, इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है या फिर विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है, और क्यों होती है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका ए हो जाएगा। अमोनिया का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? उर्वरक में अमोनिया का उपयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सफाई एजेंट के रूप में भी होता है और बड़े संयंत्रों में शीतलन के लिए भी किया जाता है। तो तीनों विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना। रोपर झील कहाँ पे है? रोपर झील की अगर हम बात करें तो ये आपके पंजाब में है, रुद्र सागर है त्रिपुरा में, सांबर झील है राजस्थान में और सस्थम कोट्टा है केरल में। इसका जो सही आंसर है वो आपका 2, 4, 3, 1 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है। माफ्रॉन के रूप में बेची जाने वाली गैस का उद्देश्य क्या होता है? माफ्रॉन के रूप में जो गैस बेची जाती है यह मुख्य रूप से शीतलन एजेंट के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है गुरुग्राम हरियाणा में, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। भिंडवास कहाँ पे है? भिंडवास राष्ट्रीय उद्यान जो है भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य यह झज्जर जिला हरियाणा में स्थित है। थोल झील कहाँ पे है? थोल झील जो है इसकी अगर हम बात करें तो यह आपके अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। थोल झील अहमदाबाद गुजरात में थोल झील स्थित है। और बड़ोदरा गुजरात में है बदावन, ठीक है, बड़ोदरा गुजरात में बदावन है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 3, 4, 1, 2 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना। फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं ये क्या है? फाइटोप्लैंक्टन मुख्य रूप से उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उत्पादक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हिरण की बात करें, हिरण जो है प्राथमिक उत्पादकता है, ठीक है, क्योंकि यह
जो कह सकते हैं कि पादप हैं, जैसे जो घास फूस होते हैं, इनका यह क्या करते हैं, सेवन करते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया अपघटक, जिनको मेहतर भी कहा जाता है, ठीक है। और बाघ लोमड़ी की बात करें, बाघ इसमें मुख्य रूप से मांसाहारी है, लोमड़ी क्या है, सर्वाहारी है, तो ये आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 3 2 1 4, 3 2 1 4, ठीक है, 3 2 1 4 ऑप्शन ए सही है। अर्थ आवर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थ आवर के बारे में, अर्थ आवर का जो आयोजन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा अर्थात WWF द्वारा किया जाता है। क्या ये बात सही है? जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए, सही है, बिल्कुल सही है। प्रतिभागी मार्च के आखिरी रविवार को 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। क्या ये बात सही है? अर्थ आवर 8:30 से लेकर के 9:30 बजे के बीच में मनाया जाता है या किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर क्या है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। फूड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो सही आंसर है आपका पहला और तीसरा तो सही है, लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। और दूसरा गलत क्यों है? देखिए दूसरे आंसर की अगर हम बात करें, दूसरे आंसर की अगर हम बात करें तो इसलिए गलत है क्योंकि यह रविवार को नहीं मनाया जाता है, ठीक है। रविवार को नहीं बल्कि शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? शनिवार को। अब सबसे पहले अर्थ आवर डे कब मनाया गया था? सबसे पहले अर्थ आवर डे जो मनाया गया था वो कब मनाया गया था? देखिए यह मनाया गया था आपका 2007 में। 2007 में सबसे पहले अर्थ आवर डे मनाया गया था। और कहाँ पे मनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पे? सिडनी में। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में। देखिए जो ये इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा जो जानकारी दी जा रही है, जो फैक्ट से रिलेटेड है, फैक्चुअल जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। 2007 में पहली बार मनाया गया था, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में मनाया गया था। और प्रत्येक वर्ष शनिवार को, प्रत्येक वर्ष जो शनिवार है, शनिवार 8:30 से लेकर के 9:30 बजे के बीच में बिजली को बंद कर दिया जाता है 1 घंटे के लिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भारत में अर्थ आवर डे कब मनाया गया था? भारत में सबसे पहले जो मनाया गया था, यह मनाया गया था 2009 में। ये 2009 में मनाया गया था। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका जो है आपका 1-3 पहला सही हो जाएगा, बाकी दोनों गलत है, ठीक है। और WWF के द्वारा मनाया जाता है, आयोजन इसका होता है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अंतर्गत कौन सा एक विकल्प गलत है? राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत क्या संरक्षित वन का निर्धारण किया गया था? उनके पारिस्थितिक महत्व, बात बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय वन लकड़ी उत्पादन के लिए प्रतिबंधित। देखिए राष्ट्रीय वन का जो निर्धारण किया गया था 3 आधारों पर, या कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अंतर्गत जो वनों का वर्गीकरण है वह 3 भागों में किया गया था। एक संरक्षित या आरक्षित वन था, बिल्कुल सही है। दूसरा राष्ट्रीय वन था, यहाँ लकड़ी उत्पादन के लिए प्रतिबंधित वन, ये भी ठीक है। तीसरा आपका ग्राम वन था, जो स्थानीय समुदायों पर प्रतिबंधित वन था, ये भी सही है। देखिए 3 भागों में जो संरक्षित या फिर आरक्षित वन, राष्ट्रीय वन और ग्राम वन, 3 भागों में इसका क्या किया गया था? मतलब विभाजन किया गया था। वृक्ष भूमि ऐसा कोई भी इसमें विभाजन नहीं हुआ था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, यही गलत है। बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में देखिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ओजोन परत का जो संरक्षण है वो करना है। और यह प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण या क्षरण के लिए जिम्मेदार जो पदार्थ हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की बात करी गई है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सही हो जाएगा, दोनों बात सही है, दोनों बात सही हो जाएगा, अर्थात दोनों विकल्प इसका सही है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, ठीक है। मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, उसमें से बताना है बस। एक आपका 1987 और दूसरा है 1997, ठीक है। इन दोनों में किस डेट पे या कब जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था? और मॉन्ट्रियल है कहाँ पे? आपके कनाडा में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसमें से देखिए एक आपका ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है और इसी डेट में है एक आपका जो क्योटो जापान में हुआ था, ठीक है। क्योटो जापान में जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक। इन दोनों डेट में से एक डेट जो है आपका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन अर्थात क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। तो किसका संबंध क्योटो प्रोटोकॉल से है, किसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका सही आंसर सही हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन के बारे में देखिए। 23.5 डिग्री नॉर्थ अर्थात उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में इसका विस्तार पाया जाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। और वे पृथ्वी की सतह के 30% से अधिक भाग को कवर करते हैं। क्या ये बात सही है? और दुनिया की 50% से अधिक जो जैव विविधता है इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलती है। बताइए कौन सा विकल्प इसका सही होगा? और इसमें जो है सही आंसर का आपको चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा, अर्थात पहला और तीसरा तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, ठीक। 23.5 उत्तरी से लेकर के 23.5 दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन वायु में यह पाया जाता है, इसका विस्तार पाया जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है।
और यह पृथ्वी की सतह के 30% भाग को कवर करते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि यह पृथ्वी की सतह के 8% भाग को कवर करते हैं, न कि 30% भाग को कवर करते हैं। बाकी तीसरा सही हो जाएगा। ये दुनिया की 50% से अधिक जो जैव विविधता है इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में कौन सा विकल्प सही है? संभावित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी पहचान की गई है लेकिन अभी तक उनका दोहन नहीं किया गया है, संभावित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। वास्तविक संसाधन वे संसाधन है जिनका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, वे वास्तविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आरक्षित संसाधन वे संसाधन है जिन्हें भविष्य में उपयोग करने के लिए अलग रख दिया गया है। स्टॉक संसाधन वे संसाधन है जो अभी अन्वेषण के चरण में है, अर्थात अभी खोज के चरण में है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है, चौथा गलत हो जाएगा। चौथा जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक संसाधन की अगर हम बात करें, स्टॉक संसाधन यह प्राकृतिक संसाधनों की मान्यता प्राप्त श्रेणी नहीं है। और यह जो है अगर हम बात करें जो संभावित संसाधन है उसकी कैटेगरी में इनको रखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन वे जो अभी भी अन्वेषण के चरण में है इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी तीनों विकल्प सही है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। शहरीकरण और वनों की कटाई के बारे में देखिए। शहरीकरण वनों की कटाई का परिणाम है, शहरीकरण वनों की कटाई का परिणाम है, क्या ये बात सही है? आवासीय क्षेत्रों के विस्तार से वनों की कटाई होती है, आवासीय क्षेत्रों का विस्तार से। ये देखिए ये तो आपके मतलब कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मतलब जो एक सोचने का नजरिया है, तरीका है, उस पर बेस्ड है। कॉमन सेंस पे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन के बारे में आप कभी पढ़े हो ना पढ़े हो डजेंट मैटर, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आप जो है कॉमन सेंस लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। वनों की कटाई से जैव विविधता की हानि, मिट्टी का कटाव और जल संसाधन का क्या होता है, सूख जाते हैं जल संसाधन। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। 1 2 3 दिया है और इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है, ठीक है, कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें दूसरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। शहरीकरण वनों की कटाई का परिणाम है या फिर वनों की कटाई जो हो रही है वो शहरीकरण का परिणाम है। शहरीकरण में वृद्धि हो रही तभी तो इसका शहरीकरण का विस्तार, जो आसपास के जंगल हैं वहां तक हो रहा है, लोगों के रहने के लिए घर नहीं है, जमीनें जो है बेची जा रही हैं और वनों की कटाई की जा रही है जिससे शहरों का विस्तार हो सके। तो शहरीकरण जो है या शहरीकरण वनों की कटाई का परिणाम थोड़ी है। वनों की जो कटाई हो रही है शहरीकरण का परिणाम है, ठीक है, शहरीकरण की वजह से वनों की कटाई हो रही है, ठीक है, न कि वनों की कटाई हो रही है इसलिए शहरीकरण हो रहा है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी दूसरा तीसरा सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए कौन सा विकल्प सही है। मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में नमक की जो मात्रा है 5 पीपीटी से कम होनी चाहिए, 5 पीपीटी से कम होनी चाहिए। मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरणों में महासागर और समुद्र आते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो आपका बी हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है। मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में आपके तालाब आ जाएंगे, तालाब, नदी, झील, ये सब आ जाएंगे। महासागर और समुद्र ये सब खारे पानी के पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में जो नमक की मात्रा होती है वो 5 पीपीटी से कम होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सही आंसर बी हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान के बारे में देखिए। यह भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का एक संस्थान है और भारत में वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान के रूप में कार्य करता है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसमें देखिए अगर एक ऑप्शन आपको पता है कि यह जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं उत्तराखंड में है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और जहां तक मुझे लगता है कि सबको इसके बारे में पता होगा कि अनुसंधान जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है जिसके द्वारा वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर, ठीक है, ये आपको सब लोगों को पता होगा। और ये हिमाचल प्रदेश में नहीं उत्तराखंड में है। तो ये जैसे आप एलिमिनेट करेंगे, दूसरा जैसे गलत होगा, इसमें दूसरा दिया है, ठीक है, इसमें दूसरा दिया है, इसमें दूसरा दिया है, ये तीनों ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, बचा एक ही ऑप्शन डी। तो इन दोनों के बारे में इनका स्थापना 1906 में हुआ था कि नहीं हुआ था, डजेंट मैटर, ठीक है। और यह जो है मतलब यह भारत वानिकी अनुसंधान क्षेत्र की प्रमुख संस्थान है कि नहीं है, आपको भले ना पता हो, केवल यह पता है कि यह उत्तराखंड में है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व करें एग्जामिनेशन हॉल में, इत्मीनान से उसे सॉल्व करें, ठीक है, माइंड को, अपने दिमाग को संतुलित करके आप लोग अच्छा पेपर करके आएंगे, ठीक है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पहला तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। मस्तिष्क के भाग के बारे में देखिए। सेरिबेलम कॉर्टेक्स, सेरिबेलम कॉर्टेक्स के अंतर्गत क्या किया जाता है। देखिए सेरिबेलम कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें, सेरिबेलम कॉर्टेक्स जो है यह संवेदी धारणाओं को प्राप्त करता है, ठीक है। उसके साथ साथ स्वैच्छिक कार्यों, नियंत्रण, भाषा, आपकी जो सोच है, स्मृति, आपकी जो
मतलब याद रखने की जो क्षमता है, निर्णय प्रक्रिया जो है, ठीक है, या फिर जो रचनात्मक कार्रवाई की जाती है, इन सभी का जो नियंत्रण होता है वह सेरेब्रल कॉर्टेक्स के माध्यम से होता है। ठीक है, तो देखिए स्वैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, भाषा, सोच, ये सभी जो है इसके माध्यम से नियंत्रित होता है। थैलेमस की बात करें, थैलेमस क्या करता है? थैलेमस जो रिले स्टेशन है उसके रूप में कार्य करता है। थैलेमस एक रिले स्टेशन के रूप में कार्य करता है, तो इसका ए हो जाएगा। हाइपोथैलेमस की बात करें तो यह तापमान हो गया, प्यास, भूख, प्यास और उल्टी आना, ये सब का नियंत्रण जो है यह करता है। ठीक है, सेरिबेलम की बात करें, सेरिबेलम यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। स्वैच्छिक जो मांसपेशियां हैं, जो गतिविधियां, जो एक्टिविटी है, इनका नियंत्रण इसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। इसका जो सही आंसर आपका क्या है? देखिए 4, 1, 2, 3 ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एबीसिसिक एसिड के बारे में कौन सा एक विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। एबीसिसिक एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन है, क्या ये बात सही है? एबीसिसिक एसिड तनाव हार्मोन है। एबीसिसिक एसिड क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और एबीसिसिक एसिड पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। देखिए इसमें अगर आप लोग इन दोनों को छोड़ दीजिए, ये दोनों तो पहले ही बाहर निकल गए। अब इसमें और इसमें आपको देखना है कि कौन सा विकल्प सही। इसमें क्या कह रहा है कि एबीसिसिक एसिड यह वृद्धि अवरोधक है, और इसमें क्या कह रहा है कि एबीसिसिक एसिड पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों में से कोई एक ही सही होगा। ठीक है, तो इसमें 50% मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, केवल 50% सॉल्व करना है। ठीक, तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। और इसकी अगर हम बात करें तो एबीसिसिक एसिड या वृद्धि अवरोधक है, बात बिल्कुल ठीक है। एबीसिसिक एसिड पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, यह गलत है। पौधों की वृद्धि को बढ़ाता नहीं बल्कि पौधों की वृद्धि में अवरोधक का काम करता है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। गलत पूछा है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, देखिए इसमें बहुत से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बहुत से जो क्वेश्चंस ना आने पर भी कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें वो आपको पता चलेगा। इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि यह जो वीडियो है या जो प्रैक्टिस सेट है आप लोग जरूर देखिएगा, और अभी आगे के जो क्वेश्चंस उसमें और से आपको जो ट्रिक हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस आते हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करें उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक, तो स्किप बिल्कुल भी ना करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, और जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी बताइएगा आंसर। ठीक है, देखिए विलियम हार्वे, इन्होंने बंद परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। विलियम हार्वे, इन्हें आधुनिक शरीर विज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम हार्वे को 1628 में अपने निष्कर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। विलियम हार्वे ने बंद परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, बिल्कुल की थी। विलियम हार्वे, इनको आधुनिक शरीर विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये बात भी ठीक है। विलियम हार्वे ने 1628 में अपना निष्कर्ष या फिर रिपोर्ट प्रकाशित किया था, ये बात भी ठीक है। विलियम हार्वे को मानव कोशिका की संरचना की खोज का श्रेय दिया जाता है, यह गलत है। मानव शरीर या मानव कोशिका की संरचना की जो खोज करी थी वह इवानोव्स्की है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और जो आपके विलियम हार्वे हैं, विलियम हार्वे को फिजियोलॉजी का जनक कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं इनको माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। ठीक, तो सही आंसर डी हो जाएगा, यही गलत है। सिस्टोलिक दबाव और डायस्टोलिक दबाव, रक्त समूह, उच्च रक्तचाप। सिस्टोलिक दबाव क्या होता है? हृदय के आराम करने पर धमनियों का दबाव। ठीक है, सिस्टोलिक। डायस्टोलिक, हृदय के धड़कनों पर धमनियों में दबाव। रक्त समूह, एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त का वर्गीकरण। उच्च रक्तचाप, सामान्य रक्त से उच्च रक्तचाप। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प इसका सही है आपको बताना है। ठीक है, कौन सा विकल्प इसका सही है आपको बताना है। देखिए सिस्टोलिक की बात करें, जैसे मानव का जो रक्त दबाव है 120 से 80 होता है, 80 mmHg। ठीक है, जो सिस्टोलिक है यह रक्त समूह में जो हृदय में अधिकतम दबाव होता है उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, अर्थात हृदय की धड़कनों पर धमनियों में जो दबाव उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे हृदय से जब बाहर रक्त जाता है, ठीक है, जो बाहर रक्त जाता है उसके अंतर्गत आता है आपका सिस्टोलिक। डायस्टोलिक की बात करें, हृदय के आराम करने पर जो धमनियों का दबाव होता है इसे डायस्टोलिक कहते हैं, और इसमें जो दबाव है 80 mmHg के बराबर होता है। और एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह का वर्गीकरण किया जाता है, बात भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जैसे रक्त समूह में जो पाया जाता है ना, ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन, ठीक है, कोई सा भी एंटीजन नहीं, तो ये जो है आपके रक्त समूह। और रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, ये सामान्य रूप से उच्च रक्तचाप जो है इसको इंडिकेट करता है। तो इसका हो जाएगा क्या, 2 1 3 4, 2 1 2 3 4। ठीक है, इसका जो है 2 1 3 4 ऑप्शन है। ठीक, 2 1 3 4। थायरॉक्सिन का उत्पादन करने के लिए थायराइड ग्रंथि को प्रतिदिन कितने आयोडीन की आवश्यकता होती है? देखिए थायराइड ग्रंथि जो है यह थायरॉक्सिन का उत्पादन करता रहे, इसके लिए प्रतिदिन किसी भी इंसान को 120 म्यूजी जो है 120 इतना जो आयोडीन है, जो माइक्रोग्राम आयोडीन है, 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है पर डे।
ठीक है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। फ्लोएम उत्तक के बारे में देखिए, फ्लोएम उत्तक पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन का परिवहन करते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। फ्लोएम उत्तक केवल भोजन को, केवल देखिए जहां पर केवल सभी ऐसे शब्द आए वहां पे आप लोग सतर्क हो जाया करें। फ्लोएम उत्तक केवल भोजन को आवश्यकता वाले क्षेत्रों में ले जाता है, भंडारण के लिए नहीं। फ्लोएम उत्तक में छलनी नलिकाओं में छलनी प्लेटें होती हैं जो परिवहन की सुविधा प्रदान करती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर पहला तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। फ्लोएम उत्तक जो है भोजन को आवश्यकता वाले क्षेत्रों तक पहुंचाने का भी कार्य करता है और भंडारण के लिए भी यह कार्य करता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी पहला तीसरा सही है। खमीर और किण्वन के बारे में देखिए, खमीर बैक्टीरिया के वर्ग से संबंधित एकल कोशिका वाला सूक्ष्म जीव है। खमीर में मौजूदा एंजाइम्स कई जटिल कार्बनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। किण्वन एंजाइम की क्रिया द्वारा जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है। खमीर या बैक्टीरिया के अंतर्गत नहीं बल्कि खमीर आता है कवक के अंतर्गत, ठीक है, तो ये गलत है, पहला दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है। एक दिल की धड़कन की शुरुआत और समाप्ति के दौरान होने वाली जो घटना है उसकी अनुक्रिया के लिए क्या शब्द, क्या रक्तचाप, हृदय चक्र, हृदय गति या परिसंचरण चक्र, इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है हृदय चक्र, ठीक है, हृदय चक्र। जैसे एक दिल की धड़कन जब शुरू होता है और जब समाप्त होता है, इसके बीच का जो अंतराल होता है इसको हृदय चक्र कहते हैं। और इस बीच में बहुत सी एक्टिविटी, बहुत सी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, और ये सभी हृदय चक्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक। तो दिल की धड़कन शुरू होना और बंद होना, इनके बीच की जो अवस्था है उसको हम हृदय चक्र कहते हैं, तो बी हो जाएगा, याद रखिएगा। साबुन लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड का सोडियम लवण होता है। डिटर्जेंट सल्फोनिक एसिड सोडियम लवण है, डिटर्जेंट सल्फोनिक एसिड सोडियम लवण है। साबुन और डिटर्जेंट दोनों सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है ये आपको बताना है, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला दूसरा सही लेकिन तीसरा गलत है। साबुन और डिटर्जेंट दोनों सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण है, ये आपका गलत हो जाएगा। साबुन की अगर हम बात करें, साबुन जो है यह क्या है, साबुन जो है फैटी एसिड से बना होता है। साबुन का जो निर्माण है हम फैटी एसिड से करते हैं और डिटर्जेंट का जो निर्माण होता है वह सल्फोनिक एसिड से होता है, ठीक है। तो साबुन फैटी एसिड और डिटर्जेंट आपका सल्फोनिक एसिड, यह गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही। नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत क्या आ जाएगा? जल विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा, बिल्कुल सही है। पॉलीमर सामग्री, टायर, प्लास्टिक, कंटेनर, या पॉलीमर सामग्री के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल आएगा। सिंथेटिक सामग्री, चिपकने वाले पदार्थ जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल जो होते हैं ये आते हैं। जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोल, इसके अंतर्गत आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन है। इथेनॉल के बारे में देखिए, इथेनॉल का उपयोग मेडिकल वाइप्स में एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। इथेनॉल का उपयोग ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और इथेनॉल या बैक्टीरिया, कवक आदि जैसे सूक्ष्म जीवों को मारने में प्रभावी और कई हैंड सैनिटाइजर भी बनाने में उपयोगी होता है। बताइए क्या ये विकल्प सही है कि गलत है? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है, ठीक है, तीनों विकल्प सही। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को पता ही होगा अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का 7 से अधिक होता है, उदासीन है तो 7 है, और वर्षा जल का पीएच मान लगभग 5.6 होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। इसका जो सही आंसर है वो आपका 1 2 3 4 डी हो जाएगा। बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में देखिए, बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में, बायोल्यूमिनेसेंस सभी गहरे समुद्री जीवों की विशेषताएं, सभी देखिए क्या कहे हैं कि जहाँ पे केवल, सभी ऐसे शब्द आए वहाँ पे सतर्क हो जाना है। बायोल्यूमिनेसेंस ये सभी गहरे समुद्री जीवों की विशेषताएं हैं। कुछ जीवों में बायोल्यूमिनेसेंस का उपयोग शिकारी को आकर्षित करने के लिए किया जाता है और कुछ जीवों में शिकारियों के खिलाफ रक्षा के लिए किया जाता है। बायोल्यूमिनेसेंस केवल स्क्विड और मछली की एक अनूठी विशेषता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही होगा, कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका दूसरा और तीसरा सही, अर्थात सी सही हो जाएगा, पहला और चौथा गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो बायोल्यूमिनेसेंस ये सभी गहरे समुद्री जीवों में पाया जाता है, गलत है, सभी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और यह जो है बायोल्यूमिनेसेंस केवल स्क्विड और मछली में पाया जाता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर 2 और 3 है। या कुछ है जो इसके शिकार हैं उनको आकर्षित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं और कुछ जो इनका शिकार करते हैं उनसे बचने के लिए भी इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है, पहला चौथा इसका गलत हो जाएगा, पहला चौथा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत से कीड़े हो गए हैं जो स्थल पर पाए जाते हैं, उनके अंदर भी ये पाया जाता है, स्टारफिश हो गए उसके अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस ये स्क्विड और मछलियों की अनूठी विशेषता है, ठीक है। फिलामेंट द्वारा उत्पादित प्रकाश, फिलामेंट द्वारा उत्पादित प्रकाश की रंग सोडियम का जो प्रकाश होता है, प्रभाव पड़ता है
इसके अंतर्गत जो प्रकाश उत्पन्न होता है, जो लाइट लगी रहती है, सोडियम प्रकाश की जो लाइटें होती हैं वो किस रंग का प्रकाश देती हैं आपको बताना है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा, या पीले रंग की रोशनी देती है, ऑप्शन बी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सीसा की एक विशेषता है, कौन सीसा की एक विशेषता है? सीसा उष्मा का अच्छा, सीसा जो है उष्मा का खराब संवाहक होता है, भी हो जाएगा। ठीक है, सीसा उष्मा का खराब संवाहक होता है। ग्राफीन के बारे में देखिए, ग्राफीन सबसे पतला पदार्थ होता है जिसकी मोटाई एक परमाणु के बराबर होती है, आप लोग बताएंगे। ठीक है, ग्राफीन मानव बाल की चौड़ाई से 10 लाख गुना पतला होता है। ग्राफीन जो है यह स्टील से लगभग 200 गुना अधिक मजबूत होता है, और ग्राफीन की यह जो असाधारण विशेषता देखने को मिलती है, जो ताकत देखने को मिलता है, यह इसके 3D क्रिस्टल संरचना के कारण होता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है आपको बताना है, कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। इसका देखिए जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सही, चौथा गलत है। क्यों? क्योंकि ग्राफीन की यह जो असाधारण ताकत, असाधारण विशेषता है वह 2D के कारण होता है, ठीक है, न कि 3D। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। फतेहपुर किस लिए प्रसिद्ध है? फतेहपुर की अगर हम बात करें तो फतेहपुर जो प्रसिद्ध है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? फतेहपुर प्रसिद्ध है लोहे के निर्माण के लिए। शाहजहांपुर, शाहजहांपुर जरी जरदोजी के लिए फेमस है, ठीक है। और जो फिरोजाबाद है यह कांच के बर्तन के लिए, और बाराबंकी कपड़ा उद्योग के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3, 2, 1, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 4 सबसे बड़े जिले में शामिल हैं? शीर्ष 4 सबसे बड़े जिले में शामिल हैं वो कौन से 2 जिले हैं? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो आपके जिले हैं वो आ जाएंगे कौन? वो है आपके हरदोई और सीतापुर, ठीक है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। उसके बाद कौन कौन आते हैं? जो 4 जिले हैं टॉप के, उनके बारे में आप लोग बताएंगे, ठीक है। क्रम उनका क्या है, ठीक, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? कौन इसमें से सही सुमिलित नहीं है? राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन अनुसंधान संस्थान है हापुड़ में, भारतीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला है वाराणसी में। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है, गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला है यह कहाँ पे है? यह लखनऊ में है, लखनऊ में, ठीक है। तो यही गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प आपके सही हैं, बाकी विकल्प सही है। देखिए यूपी पशुपालन विभाग का स्थापना या गठन कब किया गया था? यूपी पशुपालन विभाग का स्थापना आज़ादी के पहले हो गया था, आज़ादी के पहले हो गया था। तो आज़ादी के पहले तो 2 हैं, 1936 और 1944। तो कब हुआ था आज़ादी के पहले की अगर हम बात करें तो आज़ादी के पहले या 1944 में हो गया था, ठीक है। राष्ट्रीय मछली अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो यह कहाँ पे है? आपके प्रयागराज में है। और इसका स्थापना कब किया गया था? देखिए इसका जो स्थापना किया गया था यह आपका 1983 में किया गया था, ठीक है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। और इसका स्थापना कब किया गया था? आज़ादी के बाद जो महामारी वगैरह फैली थी आज़ादी से पहले बहुत से, उनको समाप्त करने के लिए स्थापना इसका करा गया था। मतलब 3-4 साल, आज़ादी के 3-4 साल बाद जो है इसका स्थापना कर दिया गया था। तो कब किया गया था? यह आपका 1951 में किया गया था, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में। और इसका स्थापना हुआ था 1936 में, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, 4, 3, 1 ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल का स्थापना कहाँ किया गया था? यह हुआ था उत्तर प्रदेश के देवरिया में है, प्रतापपुर, वहां पे किया गया था 1903 में। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स जनन ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित नहीं होता है? किस हार्मोन्स का स्त्रावण जनन ग्रंथियों द्वारा नहीं होता है? प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, सोमैटोस्टैटिन और एस्ट्रोजन। किसका जो स्त्रावण है यह आपके जनन ग्रंथि द्वारा नहीं होता, यह बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन का स्त्रावण किससे होता है? सोमैटोस्टैटिन का उत्पादन जो है या स्त्रावण जो है अग्नाशय में 3 जो द्वीपिकाएं पाई जाती हैं लैंगरहैंस की, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और लैम्डा कोशिका। तो जो सोमैटोस्टैटिन का स्त्रावण है या लैम्डा कोशिकाओं द्वारा सोमैटोस्टैटिन का स्त्रावण किया जाता है। बीटा कोशिकाओं द्वारा तो इंसुलिन का होता है, और अल्फा कोशिकाओं द्वारा किसका उत्पादन होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। जो इसके पहले प्रैक्टिस सेट कराए गए ना सारे ये बताया गया आपको, ठीक है। तो बताइएगा जो अल्फा कोशिका है इसके द्वारा किसका उत्पादन होता है, किस हार्मोन्स का? बीटा कोशिका तो इंसुलिन का स्त्रावण करती है, और जो लैम्डा कोशिका इसके द्वारा सोमैटोस्टैटिन का उत्पादन होता है। बाकी जो जनन हार्मोन्स है वो आपका प्रोजेस्टेरॉन है, रिलैक्सिन है, एस्ट्रोजन है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके साथ साथ आपका एस्ट्रोजन भी इसी के अंतर्गत आता है।
और प्रोजेस्टेरॉन आता है, प्रोजेस्टेरॉन के बाद फिर टेस्टोस्टेरोन आता है और रिलैक्सिन आता है। ये सभी जनन कोशिकाएं से मतलब हार्मोन्स है, जनन हार्मोन्स। सतत विकास के लिए आवश्यकता होती है किसकी? जैव विविधता संरक्षण की, प्रदूषण पर नियंत्रण की, गरीबी उन्मूलन की, इन सबकी आवश्यकता होती है सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान एवं संबंधित क्षेत्र के बारे में कौन सा एक विकल्प गलत है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? झारखंड में। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु और बुक्सा पश्चिम बंगाल। कौन सा गलत है? इसका आंसर बी हो जाएगा। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? आपके गुजरात में, राज्य में है। ठीक है, गुजरात में है। बाकी अंशी कर्नाटक में है, गुंडी है तमिलनाडु में, बुक्सा है पश्चिम बंगाल में। सही आंसर बी हो जाएगा, यही आपका गलत है। ठीक है, यही गलत है। जब कोई कंपनी किसी देश की अनुमति के बिना उस देश के जैविक संसाधनों और उनसे प्राप्त उत्पादों और ज्ञान का व्यवसायीकरण करती है तो इसे क्या कहेंगे? इसे पायरेसी कहेंगे। क्या पायरेसी? बायो पायरेसी कहेंगे। तो बी हो जाएगा। ठीक है। देखिए, कुछ सम्मेलन समझौते दिए गए, इसमें बताना है कौन एक साइंस में नहीं है। विश्व विरासत संधि कब हुआ था? 1972 में। 1972 में। जैव विविधता संधि 1992 में। कार्टेजोना प्रोटोकॉल 2000 ईस्वी का है और नगोया प्रोटोकॉल 2008 ईस्वी का है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। विश्व विरासत संधि 1972 बात बिल्कुल ठीक है। जैव विविधता संधि 1992 सही है। कार्टेजोना 2000 ईस्वी। नगोया प्रोटोकॉल गलत हो जाएगा। नगोया प्रोटोकॉल कब था है? नगोया प्रोटोकॉल किया गया था 2010 में, तो यह गलत है। ठीक है, बाकी तीनों विकल्प सही है। बैंकिंग सुधार से संबंधित जो समितियां हैं उसमें से कौन एक गलत है? गाइपोरिया समिति, एमएन गाइपोरिया समिति का संबंध है ग्राहक सेवा में सुधार के लिए, बिल्कुल सही। एक घोष समिति बैंकों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए, आप लोग बताएं, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि क्या सही है। ठीक है, ये घोष समिति का गठन बैंक धोखाधड़ी को रोकने के लिए किया गया था। एसएस तारापुर समिति का गठन विदेशी विनिमय में पूंजी खाते में, विदेशी विनिमय का जो पूंजी खाता में परिवर्तनीयता है उस पर सुझाव देने के लिए तारापुर समिति का गठन किया गया था। और डी सुब्बा राव समिति का गठन कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार करने के लिए किया गया था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें गलत बताना है और गलत हो जाएगा आपका क्या? कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, जो डी सुब्बा राव समिति है यह गलत हो जाएगा। ठीक है, कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार के लिए डी सुब्बा राव समिति का गठन नहीं किया गया था। इसका गठन क्यों किया गया था? मौद्रिक नीति में सुधार या जो तकनीकी सुधार है उस पर सुझाव देने के लिए डी सुब्बा राव समिति का गठन किया गया था, तो यही गलत है। बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? कौन इसमें से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? मांग एवं पूर्ति का महत्व होता है, बिल्कुल होता है। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि देखने को मिलती है, बिल्कुल देखने को मिलती है। आर्थिक विषमताओं में कमी आती है या फिर अधिकतम लाभ का उद्देश्य होता है। इन दोनों में बताइए कौन सा एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी है? वो आपका आर्थिक विषमता में कमी नहीं होती है, आर्थिक विषमता में अधिक देखने को, मतलब कमी नहीं, मतलब अधिकता देखने को मिलती है। बाकी अधिकतम लाभ के उद्देश्य से काम किया जाता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो गलत पूछा है, ये हो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है यह मांग एवं पूर्ति को महत्व देता है। जैसे जैसे मांग बढ़ती है उसको, मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाया जाता है। ठीक है, और मार्केट में जो प्रतिस्पर्धा होता है, जैसे मान लीजिए मार्केट में अगर किसी चीज का मोनोपोली है तो कैसा भी प्रोडक्ट आपको मुहैया करे, आपकी मजबूरी है कि आप उसको खरीदेंगे क्योंकि आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मान लीजिए एक ही प्रोडक्ट 10 कंपनियां अगर प्रोवाइड करा रही हैं तो उसमें आप देखेंगे कि कौन जो है सबसे अच्छा है और सस्ता है। तो इसको मतलब सबसे अच्छा बनाने के लिए कंपनियां जो है नवीन शोध करती हैं। ठीक है, तो इसमें मार्केट में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलता है, ये बात भी आपका सही है। इसमें आर्थिक विषमता में कमी नहीं आती है, वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कंपनियां जो है अधिक पैसा खर्च कर रही किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए, शोध वगैरह करने के लिए, तो उनका प्रोडक्ट और अच्छा होगा तो उनकी आय बढ़ेगी। उनकी आय कैसे बढ़ेगी? जब लोग उनके प्रोडक्ट खरीदेंगे, उनका जो है कंज्यूमर जो वो है दायरा वो बढ़ेगा, लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो यह जो है ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, अधिक उत्पादन होगा, अधिक बिकेगा, तो इनके कंपनी का जो ग्रो है वो अन्य की तुलना में ज्यादा होगा और अन्य जो कंपनियां हैं उनका ग्रोथ जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आर्थिक विषमता जो है वो अधिक बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पे जो काम किया जाता है अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से काम होता है, याद रखिएगा। तो ये सभी किसकी विशेषताएं? सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो सी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे गैर मजदूरी आय कहा जाता है? गैर मजदूरी में क्या शामिल होगा? जैसे मान लीजिए जो मजदूरी के बिना हमको प्राप्त होता है, ठीक है, जो मजदूरी के बिना प्राप्त होता है, तो मकान के किराए से जो प्राप्त होता है आय, उसमें हम मजदूरी कर रहे हैं तब प्राप्त हो रहा है क्या? नहीं, तो ये तो आएगा ना, इसमें बिल्कुल आएगा। ब्याज, जैसे मान लीजिए किसी को हमने उधार दिया, ऋण दिया है और उसके बदले में हमको ब्याज मिल रहा है, तो ये भी तो आपकी गैर मजदूरी ही है, ये भी बिल्कुल है। लाभ से जो आय प्राप्त हो रहा है ये भी उसी के अंतर्गत आएगा। तो ये तीनों आ जाएंगे। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी? मांग जो है निश्चित रूप से कब बढ़ेगा? जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा, जब मुद्रास्फीति में वृद्धि होगा, या फिर जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा? इसका जो सही आंसर वो आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा तब जो है मांग अवश्य रूप से बढ़ेगा, क्योंकि पहले कोई व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा था, अब अगर 500 रुपया कमा रहा है तो पहले जहां वो 20 रुपया खर्च कर रहा था, अब वो कम से कम 50 रुपया तो खर्च जरूर ही करेगा। बाकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि तो तब भी हो जाएगा जब कुछ लोगों की आय में अगर वृद्धि होगा तो राष्ट्रीय आय में तब भी वृद्धि देखने को मिलेगा, बिल्कुल। मुद्रास्फीति में वृद्धि जब होगा तो मांग बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुद्रास्फीति तो इसका परिणाम है ना, कि जैसे मांग जब ज्यादा बढ़ेगा और उसका जो मतलब कह सकते हैं मांग ज्यादा बढ़ने से उसकी आपूर्ति समय से नहीं हो पाएगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, तो मुद्रास्फीति तो इसका परिणाम हो जाएगा। और मांग निश्चित रूप से बढ़ेगा जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, तो सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से घटक किसी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? कच्चा माल, परिवहन, सरकारी नीति या फिर बाजार पहुंच? इसका जो सही आंसर वो आपका डी हो जाएगा। चारों प्रभावित करेंगे। जैसे कच्चे माल की आपूर्ति अगर समय से सुनिश्चित हो रही है तो जहां पे ज्यादातर उद्योगों की स्थापना उन क्षेत्रों में होती है जहां पे कच्चा माल जो है सुविधा पूर्वक आसानी से प्रोवाइड हो, मिल जाए, तो ये आपका तो सही हो जाएगा। परिवहन, जहाँ पे मतलब परिवहन जो है बहुत अच्छा से विकसित हुआ हो, सरकार की नीतियां उनके खिलाफ ना हो बल्कि उनके समर्थन देने वाली हो, उनको सब्सिडी वगैरह दी जा रही हो, ठीक है, तो बढ़ेगा। बाजार पहुंच उनकी अच्छी हो, ठीक है, ये सभी नीतियां जो है किसी भी उद्योग को अवस्थिति को प्रभावित करेंगी, तो सही आंसर डी हो जाएगा। विकासशील देश की जो धारणीय मुद्रास्फीति है वो कितनी होनी चाहिए? किसी भी विकास देश की जो मुद्रास्फीति है वो कम से कम 5 से 6% तो होनी ही चाहिए। अगर 5 से 6% है तो मतलब उस देश में मांग है और मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन हो रहा है, मतलब इस देश के लिए अच्छा संकेत माना जाता है, खास करके किसके लिए? विकासशील देशों के लिए, ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत जो है कब करी गई थी? 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत करी गई थी 1975 में, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था? इंडिया विजन 2020 तैयार किया गया था एसपी गुप्ता समिति के द्वारा, एसपी गुप्ता समिति ने, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं? असमानता घटाने का उपाय क्या नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, क्या यह असमानता घटाने का उपाय है? अर्थ ये हम बताएंगे भी आपको बहुत ही डिटेल अच्छे से, जिससे आपको सारे डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। बताइए क्या यह जो है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यह असमानता घटाने का उपाय नहीं है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण और भूमि सुधार, आपको बताना है कौन इसमें से असमानता घटाने का उपाय नहीं है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आर्थिक उदारीकरण। आर्थिक उदारीकरण का मतलब क्या है? आर्थिक उदारीकरण का मतलब ये है कि जैसे किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट के लिए हम नियमों में ढील देते हैं, इससे इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सभी क्षेत्रों में जो कह सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट या कह सकते हैं कि एफडीआई, सभी क्षेत्रों में एफडीआई समान रूप से आएगा। कुछ क्षेत्रों में एफडीआई बहुत आएगा, कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल आएगा ही नहीं, तो क्या यह असमानता घटा देगा? बिल्कुल नहीं घटाएगा, तो ये तो नहीं होगा ना, बिल्कुल यही आपका सही हो जाएगा। बाकी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से असमानता को हम घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है, तो सबको रोजगार देने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत इनको रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, बिल्कुल कराया जा सकता है। इससे असमानता में कमी होगी, बिल्कुल कमी होगी। करारोपण, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों की आमदनी बहुत अधिक है, कुछ लोगों का बहुत कम है, तो जो जिनकी आमदनी बहुत कम है उनको जो है उनके अनुपात में कर जो है बहुत कम लिया जाए, और जिनकी आमदनी जिनकी आय बहुत अधिक है उनसे अधिक लिया जाए। ये भी तो असमानता को कम करेगी। जिनके पास कम है पैसा है उनकी आय को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, तो ये भी आपको असमानता घटाने का काम करेगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। भूमि सुधार। भूमि सुधार से क्या है? भूमि सुधार से तात्पर्य ये है कि जिनके पास भूमि का स्वामित्व तो बहुत अधिक है, जिनके पास मान लीजिए 10 एकड़ भूमि है, तो इसमें से मान लीजिए ये कहे कि जिनके पास भूमि है ही नहीं, ये कहे सरकार की जो 2 एकड़ भूमि आप दीजिए और या 2 एकड़ जिनके पास भूमि है ही नहीं उन लोगों में वितरित कर दिया जाए, तो ये भी जो है असमानता को कम करने का एक उपाय है। तो ये तीनों जो ए और सी डी, ए सी डी जो है यह असमानता को कम करने के उपाय हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था का जो उदारीकरण है यह असमानता को कम करने का उपकरण या फिर उपाय नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा बी। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है? किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, आपको बताना है। किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, आपको बताना है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक। देखिए इसमें वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक या फिर उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा करी जाती है, ठीक है, तो 1 और 3 सी हो जाएगा। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है या फिर अनुमोदन की आवश्यकता होती है?
बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जो आपका क्या कहते हैं, संचित निधि से धन निकालने के लिए, संचित निधि से धन निकालने के लिए जो आपका भारत के संसद है, संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है, तभी आप संचित निधि से धन निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसका जो उल्लेख किया गया किसमें किया गया है, यह किया गया 114 में, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा एक सेकेंड, जिसमें कहा गया है कि संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके धन निकाला जा सकता है, और इसका उल्लेख 114 में मिलता है, ऑप्शन से। निम्नलिखित में से किसका कथन था कि उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी एक अट्टालिका, यह किसने कहा था, यह कथन किसका है, यह कथन है सुभाष कश्यप का, ऑप्शन डी हो जाएगा, यह कथन सुभाष कश्यप का है। ठीक, बाकी अगर हम बात करें न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि उद्देशिका संविधान का मूल आत्मा है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 के संदर्भ में यह कहा है कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। बाकी जो के.एम. मुंशी है, के.एम. मुंशी ने उद्देशिका के बारे में कहा है कि यह राजनीति का जन्मपत्री है। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक, देखिए सिक्किम का उल्लेख किसमें किया गया है, सिक्किम की अगर हम बात करें अनुच्छेद 371 देखिए वैसे मुझे पता है कि ये आपको क ख च च ये तो याद नहीं होगा, लेकिन ABCD करके जो रहता है वो आप लोगों को पता होगा और आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, सिक्किम का उल्लेख किया गया किसमें, अनुच्छेद 71 च जो है इसमें सिक्किम का उल्लेख किया गया है। नागालैंड का उल्लेख अनुच्छेद 71 क में, मिजोरम का उल्लेख अनुच्छेद 71 छ में, और असम का 71 ख में किया गया। ठीक है, 71 ख में। और इसकी अगर हम बात करें जो 371 में जो राज्य हैं जिनको विशेष दर्जा दिया गया है, उसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो 371 है इसमें आपका महाराष्ट्र और गुजरात है। ठीक, 371 ए में किसका उल्लेख किया गया है, 371 में नागालैंड का उल्लेख किया गया है, नागालैंड। ठीक है, 371 बी इसमें उल्लेख किया गया है, नागालैंड के बाद असम है, असम का उल्लेख किया गया 371 बी में। 371 सी में जो आपका मणिपुर है, मणिपुर का उल्लेख किया गया है। 371 डी में आंध्र प्रदेश का उल्लेख किया गया है। 371 ई में तेलंगाना का उल्लेख किया गया है। 371 एफ इसमें सिक्किम का उल्लेख किया गया है। 371 आपका जी जो है इसमें मिजोरम का उल्लेख किया गया है, मिजोरम। 371 एच में अरुणाचल प्रदेश। ठीक, और उसके बाद GHI 371 जो आई है, आई में आपका गोवा का उल्लेख किया है, मतलब गोवा का विशेष, मतलब उसके बारे में कुछ उसको विशेष दर्जा दिया गया। ठीक है, उसके बाद आपका 371 है जे, 371 जे में कर्नाटक के बारे में विशेष प्रावधान किया। यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और आप UPPCS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो मिलान करने के लिए फिर वैसे ही कभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन जाता है। ठीक है, तो 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में, 371 है नागालैंड, बी असम, सी मणिपुर, डी अरुणाचल आंध्र प्रदेश, और ई जो है तेलंगाना, एफ सिक्किम, जी मिजोरम, एच अरुणाचल प्रदेश, आई गोवा, जे कर्नाटक। इसका जो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी। निम्नलिखित या किस नागरिक को विदेश में घूमने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में, विदेश अगर घूमना है तो इसका जो अधिकार है आपको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मिला है, और भारत के अंदर का अगर घूमना है तो वह जो है आपको अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मिलेगा। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नागरिकों को प्राप्त देश में निर्बाध रूप से घूमने के अधिकार को निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, आम लोगों का हित, अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा एवं उनका हित, वेश्या, या फिर एड्स पीड़ित व्यक्ति को लोक स्वास्थ्य के आधार पर। कौन सा विकल्प इसका सही है, देखो इसका तीनों विकल्प सही हो जाएगा, इन तीनों आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आम लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए, कोई जो है कह सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज से, अगर मान लीजिए जैसे जो संचारी रोग हैं उनसे पीड़ित है और वह जो है उसका मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जो लोग उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या फिर अगर लोग अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर जाते हैं, उनके जो संस्कृति है, उनका जो कल्चर, उसमें बिना वजह हस्तक्षेप करते हैं तो उनके विलुप्ति का कगार, मतलब ये
उनकी संस्कृति के विलुप्त होने का खतरा रहता है, तो इसलिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मान लीजिए वेश्याएं जो होती हैं, ठीक है, यह कहीं भी पब्लिक प्लेस पे आ करके अपना काम मतलब अगर करें, ठीक है, तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि यह समाज पे इसका एक गलत इंडिकेशन जाएगा, तो इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एड्स पीड़ित व्यक्ति अगर ऐसा करता है, ठीक है, तो इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इन तीनों आधारों पर जो है किसी भी व्यक्ति के अबाध संचरण या फिर आवागमन को प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक है। सही आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण की विशेषता है? राज्यपाल की नियुक्ति ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में तो कहा भी जाता है ना कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य कौन कौन से होते हैं? उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, ठीक है, बताइए इसके निर्वाचक गण में कौन कौन शामिल होगा? इसमें लोकसभा और लोकसभा राज्यसभा जो है, इसके निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। तो क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों की सभी सदस्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। और सभी सदस्यों का तात्पर्य क्या है कि निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे और मनोनीत सदस्य भी शामिल होंगे। और राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मेजर डिफरेंस क्या है? देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वही भाग लेते हैं, उसके साथ साथ राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, उसके साथ साथ दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और केवल निर्वाचित। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, इसमें राज्यों की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है, ठीक है। तो सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में से कौन संविधान संशोधन राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? यह आपका जो संशोधन किया गया 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन, ये सभी जो इनकी संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है, तो सी हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संगम या संघ बनाने के अधिकार के निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार शामिल है? बिल्कुल शामिल है। राजनीतिक दल बनाने का अधिकार शामिल है। श्रम संगठनों द्वारा हड़ताल या फिर मोल भाव करने का अधिकार शामिल है। धार्मिक पंथ की स्थापना करने का अधिकार शामिल है। आपको बताना है क्या इसमें शामिल नहीं है। देखिए, श्रम संगठनों द्वारा हड़ताल करना या फिर मोल भाव करना ये इसमें शामिल नहीं है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करते समय संविधान के कितने अनुच्छेद प्रभावी हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कितने अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं उसमें आपके केवल 16 मौलिक अधिकार लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। बाकी सभी मौलिक अधिकारों को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को बाकी सभी मौलिक अधिकारों को लागू कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, डी हो जाएगा। आपातकालीन स्थिति के दौरान अनुच्छेद 358 के अंतर्गत 358 के प्रभाव स्वरूप कौन सा मूल अधिकार निलंबित हो जाता है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जैसे आपातकाल लागू होता है, बाह्य आक्रमण, याद रखिएगा, जो कह सकते हैं युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू होगा तभी, ठीक है, युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पर जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 में जो मूल अधिकार है वह स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। 358 के अंतर्गत इनके निलंबन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि अन्य जो मौलिक अधिकार हैं इनको भी निलंबित करना जरूरी हो गया है, तो यह अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 के जो मूल अधिकार इनको छोड़ करके अन्य सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, ठीक। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई थी? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा अवशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। हैदराबाद रियासत का भारत में विलय करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? हैदराबाद रियासत का भारत में विलय करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन पोलो है। और हैदराबाद का विलय भारत में कब किया गया था? हैदराबाद का विलय भारत में 1948 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प गलत है? राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी किया जाता है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत राज्यपाल की यह शक्ति राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में जारी किया जाता है। बात सही है, बताइए। और कुछ विषयों से संबंधित अध्यादेश हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है और राज्यपाल अध्यादेश को 42 दिन बाद ही वापस ले सकता है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसमें 3 तो आपका सही है, ठीक है। और कुछ अध्यादेश ऐसे हैं जिनको जारी करने के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमति लेता है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन राज्यपाल अध्यादेश को 42 दिन बाद ही वापस ले सकता है, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है, तो चौथा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा सही है, तो चौथा गलत है, तो ये आपका सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, गलत पूछा है ना। तो या तो इसमें से या तो ए या फिर या सी,
इन दोनों में से कोई एक गलत होगा। पहले में कह रहा है कि राज्यपाल अध्यादेश जो जारी करता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी करता है, क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल का जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 213 में किया गया, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 1 और 4 होगा। 1 और 4 किस में दिया है? ए में दिया है, ठीक है, यही आपका सही आंसर। वित्त आयोग के बारे में देखिए, वित्त आयोग के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त आयोग के बारे में विशेष उपबंध किसमें किया गया है? देखिए वित्त आयोग के बारे में जो विशेष उपबंध देखने को आपको मिलेगा वो अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 117 में देखने को मिलेगा, ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें धन विधेयक 110 में है, वित्त विधेयक जो फर्स्ट है इसका उल्लेख अनुच्छेद 117 सब क्लॉज फर्स्ट, और वित्त विधेयक जो सेकंड है इसका उल्लेख अनुच्छेद 117 सब क्लॉज 3 में किया गया, ठीक। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपसभापति, याद रखिएगा, अस्थायी उपसभापति कौन थे ये आपको बताना है। यह थे आपके फ्रैंक एंथोनी, ऑप्शन सी, फ्रैंक एंथोनी, ठीक, ऑप्शन सी। जनजातीय क्षेत्र प्रशासन के बारे में देखिए, जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुसूची में किया गया है? देखिए जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख भाग 10 में किया गया, भाग 10 में, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 344 का प्रावधान किया गया, ठीक है, 344 का, अनुच्छेद 344 सब क्लॉज फर्स्ट और अनुच्छेद 344 सब क्लॉज 2, अनुच्छेद 344 सब क्लॉज फर्स्ट, इसमें 5वीं अनुसूची का उल्लेख किया गया और इसमें 6ठी अनुसूची का उल्लेख किया गया, ठीक है। जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें किसका उल्लेख देखने को मिलेगा? जो आपकी 5वीं अनुसूची है इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके अन्य जो जनजातीय क्षेत्र है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है, और जो आपकी 6ठी अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और 344 फर्स्ट और 344 सेकेंड, ठीक है, 344 नहीं है भाई, 344 नहीं है, ये 244 है, ठीक है, 244, ठीक, देखिए कंफ्यूजन जो है 244, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें प्रशासन अगर पूछा तो वैसे तो देखा जाए तो जो 6ठी अनुसूची है आपका सही हो जाएगा, ठीक है, कारण विशेष प्रावधान इसमें किया गया है, लेकिन 5वीं अनुसूची भी सही हो सकता है। तो ये जो है कह सकते हैं कि ये एक मतलब काउंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से इंडिकेट किसी को नहीं किया गया, ठीक है। भाग 10 में इन दोनों का उल्लेख किया गया है, 244 सब क्लॉज फर्स्ट में 5वीं अनुसूची, 244 सब क्लॉज सेकंड में 6ठी अनुसूची, जिसमें 5वीं अनुसूची में जो ये 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको छोड़ करके अन्य जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, पूरे भारत के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जानकारी दिया है, और 6ठी अनुसूची में अगर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जानकारी दिया है, ठीक है। तो ये आपका देखिए कंट्रोवर्सी वाला है, लेकिन वैसे तो इसका अगर माने आंसर तो बी इसका हो सकता है सही। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? कौन इसमें से सही हो जाएगा? राज्य विधान परिषद के निर्वाचित, विधान परिषद के चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, सदस्य शामिल नहीं होते हैं, तो यही आपका गलत हो जाएगा। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता है, यह संसद का स्थायी सदन है, बात बिल्कुल ठीक है। जब लोकसभा भंग होती है तब राज्यसभा की बैठक भी नहीं बुलाई जा सकती है, गलत है, ठीक है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? देखिए इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि विधानसभा का जो अध्यक्ष है या पहले ही सदस्य के रूप में जो क्या कहते हैं शपथ है वो ले चुका रहता है, ठीक है, तो डी गलत हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान किया गया, वो ऊपर बताया गया, डिटेल में बताइए किसमें है इसका उल्लेख जो किया गया, किसमें किया गया है, वो आपके अनुच्छेद 371 में किया गया है। इसमें देखिए बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत की बात की गई थी, अशोक मेहता द्विस्तरीय, एलएम सिंधवी समिति ने स्थानीय स्वशासन पद्धति की शुरुआत की थी, और जीवीके राव समिति ने प्रतिनिधित्व तरीके में सुधार की बात करी थी। इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? क्षेत्र पंचायत के क्षेत्र का जो निर्धारण किया जाता है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 6 में अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख किया गया है, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 233 से लेकर के 233 में इसकी हमें जानकारी मिलती है, सही आंसर डी हो जाएगा। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, और यह किस राज्य से संबंधित है? इसका जो संबंध है किस राज्य से? आपके गुजरात से है, ठीक है, देखिए। और यहाँ इसमें जो है मार्च और अप्रैल, खास करके अप्रैल मई के करंट अफेयर 2025 के देखने को मिलेंगे, ठीक है। 4 से 15 अप्रैल के बीच में जो 15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन झांसी उत्तर प्रदेश में किया गया था, क्या ये बात सही है? और मध्य प्रदेश की हॉकी टीम ने पंजाब की टीम को हरा करके 15वां हॉकी इंडिया
सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि झांसी उत्तर प्रदेश में, तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन खिताब तालिका में पहले नंबर पे जो था वो विजेता पंजाब था, और पंजाब ने मध्य प्रदेश को हरा करके खिताब जीता था। और उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश इसमें तीसरे नंबर पे था। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। 1 से 23 अप्रैल 2025 तक चीन में आयोजित फीडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 की विजेता कौन थी? इसकी जो विजेता थी वह जू वेनजून थी। जू वेनजून, ऑप्शन बी हो जाएगा। चाइना की जू वेनजून विजेता थी, और चाइना की ही एक खिलाड़ी को हरा करके इन्होंने यह खिताब जीता था। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ब्राजील 2025 में भारत ने 1 स्वर्ण 1 रजत और कुल मिलाकर के 6 पदक जीते थे। इस प्रतियोगिता में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले मुक्केबाज हितेश गुलिया थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया। 3.88 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज रामेश्वरम पंबन द्वीप को तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि इसकी लंबाई जो है वह 2.8 किलोमीटर है, न कि 3.88 किलोमीटर। ठीक है, तो लंबाई याद रखेगा। बाकी यह जो रामेश्वरम पंबन को तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। सही आंसर ए हो जाएगा। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की राजकीय यात्रा करी थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। और जो इनके द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच 9 MOU पर हस्ताक्षर किया गया था, ज्ञापन पर, मतलब जो समझौते ज्ञापन है उस पर हस्ताक्षर किया गया था। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? बताइए, कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो आपका 1 और 3 हो जाएगा। दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि 9 नहीं बल्कि 7 समझौते पर, 7 MOU पर हस्ताक्षर किया गया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, टोटल कितने थे? 7 थे। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। हाल में महाराष्ट्र के 3 स्थानों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी गई है। इसमें से कहाँ पे स्थापित नहीं किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा, बिल्कुल करा जाएगा मुंबई में। पुणे में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा, और नागपुर में भी किया जाएगा। नासिक में नहीं किया जाएगा, तो यही गलत हो जाएगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया गया है? यह किया गया अमरावती में, और इसकी शुरुआत कब हो जाएगी? जनवरी 2026 से। ठीक है, निम्नलिखित में से देखिए, हाल ही में भारत की भगवद गीता और भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र की पांडुलिपि को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल भारतीय अभिलेखों की कुल संख्या बढ़कर के 16 हो गई है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला सही, लेकिन दूसरा गलत है। क्योंकि अभी जो है कुल जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, इनकी जो अभिलेख हैं, इनकी संख्या बढ़ करके 16 नहीं बल्कि 14 हो गई। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ए। डीआरडीओ द्वारा लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया गया है, और यह ग्लाइड बम जो है गौरव, इसका वजन कितना है? 500 किलोग्राम है, 500 किलोग्राम। और इसे स्टैंड ऑफ दूरी से सतह पर स्थित लक्ष्यों पर हमला करने के लिए विकसित किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। क्योंकि इसका वजन जो है 1000 किलोग्राम है। 1000 किलोग्राम इसका वजन है। ठीक है, तो याद रखेगा। और इसका जो प्रक्षेपण किया गया था सुकोई 30 MKI विमान से किया गया था, ये भी याद रखेगा। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। अप्रैल 2025 में यूके की पत्रिका टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के बारे में देखिए। और इस रैंकिंग में चीन की सिंहुआ विश्वविद्यालय पहले नंबर पे है, और इस रैंकिंग में टॉप 100 में भारत के 3 संस्थान शामिल हैं, और भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान IISc बेंगलुरु इसमें शामिल है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 136, इसका जो सही आंसर है वो आपका पहला और तीसरा तो सही, लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। क्योंकि भारत के संस्थानों की अगर हम बात करें तो इसमें भारत के 3 संस्थान नहीं, केवल एक संस्थान शामिल है, IISc बेंगलुरु। ठीक है, तो पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। अप्रैल 2025 में टाटा ट्रस्ट द्वारा अन्य संगठनों के सहयोग से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी किया गया है, और इसमें 18 बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक पहले नंबर पे है, और छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम पहले नंबर पे है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है बी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही है। बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक पहले नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आपका दूसरे नंबर पे है, फिर आपका जो तेलंगाना है यह तीसरे नंबर पे है। इस छोटे राज्यों में सिक्किम पहले नंबर पे है, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, यह अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, यह तीसरे नंबर पे। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। अप्रैल 2025 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया था? कुमार मंगलम बिरला को दिया गया था। बीच निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 से 5 अप्रैल 2025 के मध्य दूसरे स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था,
और 1 से 3 अप्रैल 2025 के मध्य विकसित भारत युवा सांसद 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका दूसरा सही, पहला गलत है, क्योंकि जो दूसरा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया था ये भी नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है ना, कि महाराष्ट्र में। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत। 10 से 12 अप्रैल 2025 के मध्य 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था पेरिस, फ्रांस में। इस शिखर सम्मेलन की थीम थी तकनीकी से जीवन रक्षा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत हो जाएगा, ठीक है, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो आयोजन किया गया था 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। और इसकी थीम क्या थी? इसकी जो थीम थी वह जीवन रक्षा, तकनीकी से जीवन रक्षा नहीं, बल्कि इसकी थीम थी संभावना, संभावना, ठीक है। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। 4 अप्रैल 2025 को छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन ढाका, बांग्लादेश में हुआ था और इसकी थीम थी बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना और वो आपका हो जाएगा ए, पहला गलत है, क्योंकि इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन किया गया था थाईलैंड में, ठीक है। इसका आयोजन जो है वो थाईलैंड में किया गया था, ठीक है, थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था, इस थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था। और इसकी थीम बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बाकी इसका आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1 से 13 अप्रैल 2025 तक टाइगर ट्रायम्फ युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के मध्य भारत के पश्चिम तट पर किया गया था। इस युद्ध अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व भारत की नौसैनिक जहाज, जलाश्व और घड़ियाल, मुंबई और शक्ति द्वारा किया गया था। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर क्या पूछा? सही पूछा, तो आपका बी हो जाएगा। दूसरा सही, पहला गलत है। इसमें क्या क्या है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? पश्चिमी घाट पर या पश्चिमी तट पर, या आपका गलत जाएगा। इसका आयोजन पूर्वी तट पर किया गया था, ठीक है, पूर्वी तट पर, ठीक। 28 मार्च से 2 अप्रैल तक भारत और रूस के बीच आयोजित किया गया नौसैनिक अभ्यास जो इंद्र 2025 है, इसके बारे में देखिए। INS कुठार और INS राणा, INS विक्रमादित्य, INS गजल, और इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था भारत की ओर से, आपको बताना है, ठीक है। तो भारत की ओर से इसमें INS कुठार और INS राणा ने पार्टिसिपेट किया था, ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भूषण राम कृष्ण गवई यह भारत के न्यायाधीश बने हैं। दिनेश माहेश्वरी विद्यालय के सदस्य बनाया गया है। अजय भूषण प्रसाद पांडे, ठीक है, इन्हें क्या बनाया गया? इन्हें एशियाई अवसंरचना विकास बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और मोहसिन नकवी, ये तो आप सभी लोगों को याद होगा, जिसने मेडल लेकर के भाग गए हैं, ठीक है, एशिया कप का। तो यह जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। 2 3 1 4, ठीक है, 2 3 1 4 डी में। देखिए कौन सा विकल्प गलत है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, बिल्कुल। विश्व पृथ्वी दिवस 21 अप्रैल और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। कौन सा गलत है? गलत आपका सी हो जाएगा, क्योंकि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस के रूप में प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है वो आपका है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 से 14 अप्रैल 2025 को पुणे महाराष्ट्र में आयोजित शतरंज प्रतियोगिता फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2024-25 में 5वां चरण जो हुआ था, इसकी विजेता कौन थी? इसकी विजेता कौन थी बताना है। इसकी विजेता थी कोनेरू हेम्पी, ऑप्शन भी हो जाएगा, कोनेरू हम्पी, ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने चीन की झू जीनर को हरा करके यह खिताब, झू जीनर जो है या चाइना की, इनको हरा करके इन्होंने यह खिताब जीता था। इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और इसका आयोजन भारत में हुआ था, इसलिए और इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था? पूरे महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है, सही आंसर भी है। 25-27 अप्रैल 2025 एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर गज केसरी था और इसमें जो है भारत ने कुल 83 स्वर्ण पदक जीत करके 83 स्वर्ण पदक जीत करके टोटल 87 पदक जीते और इस पदक तालिका में भारत पहले नंबर पे था। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है। सही आंसर का सी हो जाएगा। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसका जो शुभंकर था गज केसरी नहीं बल्कि सिबहा था, सिबहा, और यह सिबहा है क्या? शेर है, ठीक है, सिबहा। ये आपका दूसरा गलत हो जाएगा, पहला तीसरा सही है। और पदक तालिका में भारत पहले नंबर पे था, ये भी याद रखिएगा। इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। कुंभकोणम वित्रलाई यह कहाँ का है जिसे GI टैग दिया गया है? यह आपके तमिलनाडु का है। और नोलेन गुरेस संदेश यह कहाँ का है? यह पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का। लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश का है और रिंडिया मेघालय का। इसमें अगर आप केवल आपको एक पता हो लंगड़ा आम, ठीक है, सी का दो, तो आप इसे
इजिली लगा सकते हैं, ठीक है, तो डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अलग हुआ है? इसमें आपका ये हंगरी है जिसके द्वारा इससे अलग हुआ गया है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर चाहते हैं आपकी जो भी प्रैक्टिस सेट है, इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट है, उसमें ट्रिक के साथ आप लोगों को बताया जाए, जिससे कि एग्जाम में इजीली आप लोग जो है जो फैक्ट उसके हैं और फिर जो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसको इसी तरह जो है करा दिया जाए। 2-3 टेस्ट सीरीज और जो अच्छे टेस्ट सीरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।